हमने करंट अफेयर्स की क्लास शुरू की थी। आज हम नेक्स्ट जुलाई और अगस्त मंथ का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करेंगे इस वीडियो में, और उसी तरीके से करेंगे कि जहाँ पर हमें लगता है कि संभावना एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रश्न अधिक हैं, उस न्यूज़ को ज़्यादा इन डेप्थ कवर करेंगे, और जहाँ लगता है हमें कि बाहर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ध्यान रखना ज़रूरी है और ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, उसको हम उस हिसाब से जो है टैकल करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमने पहले ही देखा था कि अपन को मेजर करंट अफेयर्स जो हैं वो कौन कौन सी थीम्स जो हैं जहाँ से करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो नेशनल कुछ इंपॉर्टेंट अफेयर्स होते हैं, मतलब नेशनल न्यूज़ है, राष्ट्रीय न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है, इकोनॉमिक यानी आर्थिक जो अफेयर्स हैं। इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ अगर नवाचार होते हैं तो उनके बारे में, स्पोर्ट्स न्यूज़ हो गई, डिफेंस अवार्ड, और इसके अलावा अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन हो गए, इंडेक्स और रिपोर्ट कुछ इंपॉर्टेंट इस महीने आई हुई हो तो। इसके अलावा ऑबिचुरीज यानी किसी किसी के निधन जो है उनके बारे में, सबमिट और कॉन्फ्रेंसेस जो इंपॉर्टेंट रही हैं उस महीने की। इसके अलावा बुक और उसके ऑथर्स के नाम भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पूछा जाता है, गवर्नमेंट स्कीम्स और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन और प्लेस जो न्यूज़ में रहते हैं उन सब के बारे में पूछा जाता है। तो मेन ये 15 थीम्स जो हैं वो हमें दिखती हैं कि करंट अफेयर्स इन 15 थीमों के आसपास घूमता है। तो अगर अपन इन 15 थीम्स को कवर कर लेते हैं, पूरे महीने में क्या हुआ था इंटरनेशनल अफेयर्स में, नेशनल में क्या हुआ था, कौन पर्सन न्यूज़ में थे, कौन सी प्लेस न्यूज़ में थी, कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सी बुक लिखी गई है, किसका निधन हुआ है, किसको अपॉइंटमेंट हुआ है, किसका रेजिग्नेशन हुआ है, इन सबको अगर अपन कवर कर लेते हैं तो पूरे महीने का करंट अफेयर्स पूरा कवर हो जाता है। तो बिना देरी किए हुए हम इस एक एक करके शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से, यानी राष्ट्रीय परिदृश्य से, यानी अपने देश में राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य हुए हैं। पहला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीकरणीय ऊर्जा विकास में तेजी लाने के लिए एक जो है NLCIL जो है को निवेश छूट में मंजूरी दी। NLCIL जो है इसको जो है एग्जेप्शन दिया गया है इन्वेस्टमेंट को लेकर। अब ये क्या एग्जेप्शन है, देखो, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने NLC इंडिया लिमिटेड को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निवेश दिशा निर्देशों से विशेष छूट दी है। NLCIL को अब अपनी सहायक कंपनी NLC इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड के बिना किसी पूर्व अनुमोदन या संयुक्त उद्यमों, जेवी और सहायक कंपनियों के निवेश के लिए 30% निवल मूल्य सीमा का पालन किए 7,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने की अनुमति है। यह रणनीतिक निवेश NLCIL के 2030 तक 10.11 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने और 2027 तक इसे 32 गीगावाट तक विस्तारित करने के लक्ष्य का समर्थन करता है। देखो, इस न्यूज़ को देख के आपको समझना क्या है। देखो, एक चीज़ यहाँ पर लिखा है, नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो पहले तो ये समझना है ये कंपनी है क्या, ये छूट क्या है। देखो, कंपनियां जो है दो प्रकार की हो सकती है, एक तो होती है प्राइवेट सेक्टर, एक होती है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है सरकार की कंपनियां, सरकारी कंपनियां, जैसे अपन IRCTC, रेलवे वगैरह जिस सरकार की कंपनियां हैं जिनको हाल फिलहाल में निजीकरण करने की अपन ने न्यूज़ सुनी है कि इनको सबको जो सरकार प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है। तो ऐसी कुछ कंपनियां जो जिसका उद्योग या फिर ऐसे उद्यम जिनका स्वामित्व जो है 50% से अधिक स्वामित्व जिसका सरकार के पास होता है वो कहलाती है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। अब जो है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो होते हैं उनमें से एक जो है वो है NLCIL। अब NLCIL का मतलब है NLC इंडिया लिमिटेड, NLC इंडिया लिमिटेड। अभी NLC इंडिया लिमिटेड क्या है? NLC जो है ये है एक कंपनी। ये कंपनी क्या काम करती है? ये काम करती है ऊर्जा उत्पादन, एनर्जी प्रोडक्शन का कार्य करती हैं। अब ये जो एनर्जी प्रोडक्शन का कार्य करती हैं, इसकी जो ये जो है एक बड़ी कंपनी की सब कंपनी है, और उस बड़ी कंपनी का नाम है NLCIL। अब अपनी सहायक कंपनी जो है NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड, NIRL जो है, इसकी जो है सहायक कंपनी है NLC इंडिया लिमिटेड, यानी NLCIL। अब ये भी बात ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। NLCIL में ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो है नवरत्न कंपनी है। अब नवरत्न कंपनी क्या होता है? देखो, सरकारी जो कंपनियां हैं उनको सरकार ने 3 भागों में बांटा है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न और मिनी रत्न 3 कैटेगरी में बांटती है। जो कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है देखो, इसका एक क्राइटेरिया है कि इतना इसका उद्योग होना चाहिए वगैरह, वो आपकी इतना काम का नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनियाँ हैं उनको महारत्न कहते हैं। उसके बाद जो मध्य की कंपनी है उसको नवरत्न का दर्जा दिया जाता है, और जो छोटी सरकारी कंपनियां उनको मिनी रत्न के नाम से जाना जाता है। तो ये एक नवरत्न कंपनी है। अब देखो, नवरत्न जो कंपनी होती है ना,
सरकार क्या है, ये 3 पार्ट में क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि सरकार ने तय किया है कि हर जैसी जैसी कोई कंपनी होगी उसको जो है ऐसे ऐसे मापदंड का पालन करना पड़ेगा। जैसे कोई रूल्स बना दिए कि भाई नवरत्न कंपनी जो है वो अगर इन्वेस्ट करना चाहती है तो 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। महारत्न कंपनी इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करनी है तो सरकार से पूछेगी, और मिनी रत्न है तो इससे ज़्यादा निवेश नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा करना है तो उसको सरकार से पूछना पड़ेगा, या ऐसी ऐसी कुछ परमिशंस लेनी पड़ेगी। ये सारी जो है नियम बनते हैं। अब जो है ये एक नवरत्न कंपनी थी NLCIL, तो इसके लिए भी कुछ है ना नियम थे कि इसको इन नियमों से जो है, इन नियमों के अधीन ही जो है ये निवेश कर सकती थी। लेकिन ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी के लेकर, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर एक बड़ी कंपनी है। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, वैसी ऊर्जा जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, जिसका जो उत्पादन है बिना किसी संसाधन के अपव्यय के हो जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर जल विद्युत ऊर्जा आदि। तो ये सब नवीकरणीय ऊर्जा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और इन इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए, सहायता करने के लिए इन पे जो छूट दी है, इनको जो नियम बनाए गए थे नवरत्न कंपनी के लिए, उन कंपनी के नियमों से इसको छूट दी गई है। और ये जो है 2030 तक इसका लक्ष्य है 10.11 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है उसका उत्पादन करना, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। इसलिए जो है इसको कहा गया कि आप 30% अपने निवल मूल्य सीमा का पालन किए बिना 7,000 करोड़ रुपए तक के निवेश की अनुमति दी गई है, कि बिना अपनी पेरेंट कंपनी को, पेरेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जो उसकी जो मेन कंपनी है, हेड कंपनी है। कंपनियों की भी बहुत सारी कंपनियां मिलाकर भी एक कंपनी की हेड हो सकती है। जैसे मेटा कंपनी है, मेटा जो है उसकी सहायक कंपनी है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। ये सारी जो है मेटा नामक एक बड़ी कंपनी की अम्ब्रेला कंपनी के अंतर्गत आने वाली अलग अलग कंपनियां हैं, सब्सिडीज है, सहायक कंपनियां हैं। तो वैसे ही जो है अब ये जो है अपनी हेड कंपनी से पूछने की इसको जरूरत नहीं है, ये 7,000 करोड़ तक का निवेश करने में सक्षम बन गई है। तो ये थी ये पूरी न्यूज़। आपको नवीकरणीय ऊर्जा ध्यान रखना है, कंपनियों का डिवीजन कैसे होता है वो ध्यान रखना है, और छूट क्या मिली है वो ध्यान रखना है। ये अनुमोदन भारत को COP26 प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसमें कम कार्बन अर्थव्यवस्था के संक्रमण और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। देखो इस न्यूज़ में देखो, एक तो लिखा हुआ है COP26 यानी COP26, एक लिखा हुआ है नेट जीरो एमिशन बाय 2070। इन दोनों चीज़ों को आप समझिए। COP26 क्या है, देखो COP है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, C का मतलब है कॉन्फ्रेंस, O का मतलब है ऑफ, और P का मतलब है पार्टीज। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कौन सी पार्टीज, तो जो है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। जलवायु परिवर्तन मतलब अपने मौसम में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हमें नुकसान हो सकता है, पृथ्वी जो है वो विनाश की ओर बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए 1992 में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका नाम है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। अब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, और इस सम्मेलन में जो है कहा जाता है कि हम प्रतिवर्ष हर 2 वर्ष में जो है एक बार मीटिंग करेंगे, हर प्रतिवर्ष एक मीटिंग करेंगे, और उसमें देखेंगे कि पिछले साल हमने कितना कार्य किया है, आगे हमें कितना कार्य और करना है, जिसकी वजह से जो जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। उसी परिवर्तन को रोकने के लिए COP26 जो है वहाँ अभी हो चुका है। COP26 में भारत ने जो है प्रतिबद्धता जाहिर की थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, उसमें भारत ने एक प्रतिबद्धता जाहिर की थी। मतलब भारत ने वचन दिया था कि हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन को प्राप्त कर लेंगे, शून्य शुद्ध उत्सर्जन को प्राप्त कर लेंगे। अब हमें समझना है कि नेट जीरो एमिशन होता क्या है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन क्या होता है। ये उत्सर्जन का मतलब क्या है, फेंकना या बाहर निकालना। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, वो क्या करती है, पृथ्वी को गर्म करने का कार्य करती है। अब जो CO2 है वो अगर ज़्यादा एमिट करेंगे हम, कोयला वगैरह जलाने से, कार्बन को जलाने से CO2 एमिट होती है। अब CO2 ज़्यादा एमिट हो गई तो उससे क्या होगा कि पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा और जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन मतलब मौसम में परिवर्तन, तापमान बढ़ेगा तो मौसम में परिवर्तन हो जाएगा। इसको रोकने के लिए क्या किया गया है कि CO2 को कम उत्सर्जित करने का सभी ने प्रण लिया है, तो भारत ने भी लिया है। अब भारत ने क्या कहा कि हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका शुद्ध शून्य उत्सर्जन करेंगे। शून्य उत्सर्जन से शुद्ध शून्य उत्सर्जन अलग है। देखो शून्य उत्सर्जन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जित ही नहीं करेंगे, जबकि हमें पता है कि मानव जो स्वयं जो है वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ऐसे तो उत्सर्जन नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो उत्सर्जित करेगा लेकिन नेट जीरो यानी शुद्ध शून्य करेगा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि नेट जीरो का मतलब ये है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा भारत पूरे वर्ष में, कारखाने, जो वाहन है और उसके अलावा कोयला वगैरह जो जलता है उसकी वजह से, पेड़ पौधों की वजह से, मनुष्यों की वजह से, पशु पक्षियों की वजह से, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 का उत्सर्जन होगा, उससे ज़्यादा जो CO2 है भारत अपने यहाँ पर स्टोर कर देगा। स्टोर कैसे होती है, तो जो वायुमंडल में जो CO2 होती है उसको जो है सोखा जाता है और ज़मीन के नीचे, समुद्रों में वगैरह कहीं पर
इसको जमा कर दिया जाता है CO2 को कैप्चर करके। तो CO2 को कैप्चर करने के बाद भारत जो है उसको क्या करेगा, अपने पास में संग्रहित कर लेगा, बाहर उत्सर्जित नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं शुद्ध शून्य उत्सर्जन। तो CO2 जितनी उत्सर्जित करेगा उससे ज़्यादा या उतनी कम से कम वापस ग्रहण कर लेगा। तो शुद्ध शून्य होगा, मतलब नहीं जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जीरो जाएगी, क्योंकि जितनी भी जाएगी उतनी वापस सोख ली जाएगी। तो भारत ने कहा कि 2070 तक हम लोग ये कार्य करने लग जाएंगे। अभी तो हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उतनी कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 2070 तक हम पूरी की पूरी जितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेंगे वो वापस प्राप्त कर लेंगे। ये है नेट जीरो एमिशन बाय 2017। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब देखो, NLCIL वर्तमान में 2 गीगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 7 नवीकरणीय ऊर्जा परिसंपत्तियों का संचालन करती है, जिन्हें इस अनुमोदन के तहत NIRL को हस्तांतरित किया जाएगा। अब जो है 7 जो है नवीकरणीय ऊर्जा के लेकर जो है परिसंपत्तियां यानी एसेट्स, यानी कि 7 जो है अलग अलग जो है कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो इनके पास में थे 2 गीगावाट क्षमता के। अब इनको जो है वो NIRL को जो है हस्तांतरित कर देगी, क्योंकि NIRL जो है वो अब इजीली निवेश कर पाएगी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है पीयूष गोयल ने मुंबई में साइबर कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। अब इस न्यूज़ में ध्यान रखना है साइबर कौशल केंद्र और कहाँ पर हुआ है, मुंबई में। किसने उद्घाटन किया है, पीयूष गोयल ने। 19 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के कांदिवली पूर्व स्थित CII मॉडल करियर सेंटर के DSCI उन्नत साइबर कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। DSCI एडवांस साइबर स्किल सेंटर एट CII मॉडल करियर सेंटर कांदिवली ईस्ट मुंबई। तो ये मुंबई में जो है स्टेब्लिश किया गया है। इस केंद्र की स्थापना NASSCOM के अंतर्गत भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद द्वारा क्रिडिल फाउंडेशन के साथ साझेदारी और ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज, मास्केट फाउंडेशन, AZA फैशन और KSMT फाउंडेशन के सहयोग से की जा रही है। अब आपको इसमें से जो ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो केंद्र है जिसका नाम है साइबर कौशल केंद्र, साइबर स्किल सेंटर, इसको जो है NASSCOM ने स्टेब्लिश किया है। NASSCOM क्या है, NASSCOM एक भारत का टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने वाला सेंटर है। NASSCOM ने जो है इसके अंतर्गत स्थापित किया गया है इस साइबर स्किल सेंटर को। कहाँ पर किया गया है, मुंबई में। ये लगभग 1000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें PMKVY के तहत Tier 2 और Tier 3 शहर की महिलाओं की युवाओं को विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखो इसमें क्या किया जाएगा, साइबर स्किल सेंटर है तो इसमें क्या स्किल सिखाई जाएगी, किससे रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड स्किल सिखाने के लिए इस सेंटर का इनॉग्रेशन मुंबई में पीयूष गोयल द्वारा किया गया है। और ये किसकी सहायता से स्थापित किया गया है, NASSCOM की सहायता से। पहले बैच में 28 महिला इंजीनियर स्नातक शामिल हैं, जो 4 महीने के लिए साइबर वाहिनी कार्यक्रम में नामांकित हैं। साइबर वाहिनी करके एक कार्यक्रम है सरकार का, उस कार्यक्रम के तहत क्या किया जा रहा है कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर महिलाओं को जो है जागरूक किया जा रहा है और उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो उसी प्रशिक्षण को देने के लिए ये सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है भारत ने IMO 2025 में 3 स्वर्ण पदक जीते, रिकॉर्ड स्कोर के साथ विश्व स्तर पर 7वें स्थान पर रहा। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, भारत जो है IMO यानी इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड, अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड, ये गणित को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। भारत जो है इसमें कहाँ किस रैंक पर है, 7th रैंक पर। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, 3 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं। भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड मेडल जीते हैं 2025 में, और ये 7th रैंक पर रहा है। और ये जो है 66वां इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड था। और ये कहाँ पर हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, सनशाइन कोस्ट में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की सनशाइन कोस्ट पर ये आयोजित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर हुआ है, सनशाइन कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नाम याद रखना है, सनशाइन कोस्ट याद नहीं रहे तो भी चलेगा। फिर होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र ने मुंबई में विजेताओं की सूची जारी की, जिसमें दिल्ली के कनव तलवार, देखो 3 व्यक्ति कौन है, एक तो है कनव तलवार, एक है आरव गुप्ता तथा एक है महाराष्ट्र के आदित्य मुंगड़ी। इन तीनों को स्वर्ण पदक मिला है। कर्नाटक के एबेल जॉर्ज मैथ्यू और दिल्ली के आदिश जैन ने रजत पदक जीते हैं यानी सिल्वर मेडल जीते हैं, जबकि दिल्ली के चर्चित मानस ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आपको ये गोल्ड मेडलिस्ट तीनों के नाम याद रखने हैं कि किन को मिला है। नेक्स्ट है भारत ने वैश्विक ऑटो क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए ऑटोमेटिव मिशन की योजना शुरू की है। भारत ने वैश्विक ऑटो क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए ऑटोमेटिव मिशन योजना की शुरुआत की है। अब क्या ये ऑटोमेटिव मिशन प्लान, अब ये मिशन प्लान क्या है, भारत सरकार ने ऑटोमेटिव मिशन योजना 2047 तैयार कर रही है, जिसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप भारत को ऑटोमोटिव क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना। अभी ऑटोमोटिव सेक्टर क्या होता है, ऑटोमोटिव सेक्टर होता है मोटर व्हीकल्स जो होते हैं उनको बनाने का सेक्टर। तो जैसे ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गए, अपने बाइक 2 व्हीलर हो गई, 3 व्हीलर हो गई, ये सारे जो हैं, बस हो गए, कार हो गई, टैक्सी हो गई, इन सबको मिलाकर ऑटोमोटिव सेक्टर कहा जाता है। तो ऑटोमोटिव सेक्टर जो है इसमें भारत को टॉप रैंक पर लेके जाना
भारत की जो है मिशन है, और इस मिशन को पूरा करने के लिए इन्होंने ये योजना शुरू की है। इसका मुख्य फोकस क्षेत्र जो है वो नवाचार, स्थिरता और वैश्विक ऑटो व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। इसकी संरचना में सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत के विशेषज्ञों के साथ उप समितियों को गठित की गई हैं। राजनीतिक दृष्टि 2030, 2037, 2047 के लक्ष्य, तकनीकी प्रगति और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसी चुनौतियों का समाधान करने के प्रयास किया गया है। अब इसमें क्या है, ऑटोमेटिव सेक्टर के लिए एक योजना बनाई जा रही है कि कैसे कैसे ऑटोमेटिव सेक्टर को डेवलप किया जाएगा। लेकिन अब इस सेक्टर को ध्यान में रखते हुए अब क्या होगा, अपने एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि अभी इंडिया की रैंक ऑटोमेटिव सेक्टर के अंदर क्या है। अभी जो है घरेलू बिक्री और बाजार के आकार के मामले में भारत जो है वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। ऑटोमोटिव या ऑटोमोबाइल दोनों एक ही चीज़ है। भारत जो है 3rd नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पर अमेरिका है। चीन जो है सबसे बड़ी ऑटोमोटिव मार्केट है, उसके बाद में यूएस है, और इंडिया जो है वो 3rd है, 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है। उत्पादन, सभी क्षेत्रों में निर्मित वाहन के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 4 में शामिल है। देखो, मार्केट का मतलब होता है जहां पर कंज्यूमर ज़्यादा किसके हैं, तो 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर के हिसाब से देखें तो 3rd लार्जेस्ट है इंडिया। लेकिन अगर प्रोडक्शन की दृष्टि से देखें कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो भारत जो है वो 4th रैंक पर है, 3rd रैंक पर नहीं है। प्रोडक्शन की दृष्टि से भारत जो है टॉप 4 में आता है, यानी 4th रैंक पर है भारत ऑटोमोबाइल मार्केट में। अब देखो, वैश्विक स्तर पर 2 पहिया वाहन यानी 2 व्हीलर बनाने में भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। 2 व्हीलर बनाने में भारत की रैंक कौन सी है, 2nd रैंक है, 1st रैंक चाइना की है। 3 व्हीलर बनाने में भारत नंबर 1 पर है, सबसे बड़ा निर्माता है 3 व्हीलर। 3 व्हीलर बनाने में भारत नंबर 1 पर है। भारी वाहनों के लिए, भारी ट्रकों के मामले में भारत लगभग तीसरे स्थान पर है। जो भारी वाहन है, हैवी व्हीकल्स है, जैसे ट्रक हो गए, बसेज हो गए, इनके अंदर इंडिया 3rd रैंक पर है। तो कुछ चीज़ें जो याद रखनी वो ये है, पहले तो 3 व्हीलर में 1st नंबर पर है, 2 व्हीलर में 2nd नंबर पर है, हैवी व्हीकल में 3rd नंबर पर है। इसके अलावा मार्केट के हिसाब से देखें तो भी 3rd नंबर पर है, और प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो 4th नंबर पर इंडिया की रैंक आती है। तो ये रैंक आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड पुल का निर्माण उद्घाटन किया। केबल स्टेड ब्रिज जो है इंडिया का 2nd लॉन्गेस्ट, किसने किया है, नितिन गडकरी ने। अब ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया 2nd लार्जेस्ट केबल स्टेड सिंगंदूर ब्रिज अक्रॉस द सरस्वती बैकवाटर इन सागर तालुक ऑफ शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। देखो, कर्नाटक में जो है ये शिवमोगा जिले के सागर तालुक में शरावती बैकवाटर पर भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड सिंगल दूर पुल का निर्माण उद्घाटन किया है। तो ये जो दूसरा है कहाँ पर है, शिवमोगा जिले में। शिवमोगा कहाँ पर है, कर्नाटक में। आपसे पूछा जा सकता है भारत का सबसे लंबा केबल स्टेड पुल जो है वो कौन सा है, तो वो दूसरा सबसे लंबा कौन सा है, तो वो है सिंगल दूर पुल, शिवमोगा जिले में, सागर तालुक पर, शरावती बैकवाटर पर। सागरा और मारकुटिया के बीच बना यह पुल 2.44 किलोमीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। 470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ये पुल है। ये जो है 1960 के दशक में लिंगनम मक्की बांध के निर्माण के बाद सागर तालुक के कई गांवों का संपर्क टूट गया था। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने पुल का नाम देवी चौदेश्वरी देवी के नाम पर रखा है। तो ये चौदेश्वरी देवी पुल का नाम रखा गया। तो ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, गॉडेस चौदेश्वरी देवी। नेक्स्ट जो है, खान मंत्रालय ने आकांक्षी DMF कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एस्पिरेशनल DMF प्रोग्राम। अब देखो, एस्पिरेशनल DMF प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री का है पूछा जा सकता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी खान मंत्रालय। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जो है जी किशन रेड्डी। अब कोयला एवं खान मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी हैं। आकांक्षी DMF कार्यक्रम के लिए परिचालन निर्देश जारी किए, जिनका उद्देश्य जिला खनिज फाउंडेशन, DMF का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन, DMF, जिला खनिज फाउंडेशन पहलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एक कार्यक्रम में भारत सरकार का दूसरा जिसका नाम है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से जोड़ना, और आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम जो है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो है के साथ संरेखित करना है। देखो, एस्पिरेशनल DMF क्या है, DMF एक प्रोग्राम है, डिस्ट्रिक्ट माइंस फाउंडेशन। ये फाउंडेशन क्या करता है, जहाँ जहाँ पर भी माइंस का काम होता है, जहाँ जहाँ पर खनन का काम होता है, वहाँ से क्या करता है कि ये एक फाउंडेशन बना दिया जाता है। ये क्या करता है, उसमें काम करने वाले वर्कर्स जो हैं, वहाँ के जो लोग हैं आसपास के, उनके डेवलपमेंट में कार्य करता है ये फाउंडेशन। ठीक है,
अब ये फाउंडेशन जो है एक कार्यक्रम जो है भारत सरकार का बना हुआ है जिसका नाम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एक है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। अब ये जो डीएमएफ जो फाउंडेशन है हर जिले में, इसको जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है इसके साथ मर्ज किया जाएगा और अच्छे से जो है इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, ये बता रहा है ये मिनिस्ट्री का प्लान है जिसका नाम है आकांक्षी डीएमएफ प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डीएमएफ प्रोग्राम। ये दिशा निर्देश भारत के अविकसित देशों अविकसित क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक संकेतों में सुधार पर केंद्रित है। ये शुभारंभ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय, देखो एक बात और ध्यान रखना, सवाल पूछा जा सकता है राष्ट्रीय डीएमएफ कार्यशाला जो है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ है ये। और ये जो है इसमें 62 जिला कलेक्टरों और 152 डीएमएफ जिला के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न अधिकारियों ने भाग में लिया था। The workshop included session of DMF transparency, innovation challenges and capacity building with insights from district magistrate, collector and controller and auditor general CAG. A coffee table book 2.0 was launched to showcase successful project funded by DMF. देखो अब जो है ना एक कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च की गई। कॉफ़ी टेबल बुक क्या होती है, आपने कभी देखा होगा कि जो टेबल्स होती है जहाँ पे अपन खाना खाने के लिए, या टेबल्स जो होती हैं उन किसी आप अच्छे से होटल वगैरह में जाओगे तो उनकी रिसेप्शन में एक सोफे लगे होंगे, बैठने के लिए जो है जगह होगी, वहाँ पर कुछ टेबल्स पड़ी होगी, उस पर कुछ मैगजीन्स कुछ बुक्स पड़ी होती है, तो उन बुक्स को कहते हैं कॉफ़ी टेबल बुक्स। अब जो है कॉफ़ी टेबल बुक जो है एक जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि कौन कौन सी परियोजनाएं जो है डीएमएफ फाउंडेशन जो है ये डिस्ट्रिक्ट माइंस फाउंडेशन इसने कौन कौन से परियोजनाएं पूरी की है। अब आपको समझना है इसमें जो दो नाम आए हैं, आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और दूसरा नाम आया एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो ये क्या है, अब इनके बारे में अच्छे से जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल पूछे जाते हैं इस प्रोग्राम से। देखो पहले तो इसको जो है सरकार ने शुरू किया है, भारत सरकार ने, तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, इसको शुरू किया गया था 2018 में। और इसकी जो नोडल एजेंसी है, जो इस एजेंसी जो काम ये संभालती है इस प्रोग्राम का, उसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग जो है एक कार्यकारी संस्था है सरकार की जो ये काम देखती है। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये कार्यक्रम है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य लक्षित हस्तक्षेप, अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से प्रमुख सामाजिक और आर्थिक संकेतकों में उनके प्रदर्शन में सुधार करके भारत के सबसे अविकसित जिलों को कायाकल्प करना। अब इसका मतलब समझो, आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब होता है वो डिस्ट्रिक्ट जो पीछे डेवलपमेंट में जो पिछड़े हुए, उन डिस्ट्रिक्ट्स को भारत सरकार ने चूज किया कि भाई ये जो भारत सरकार के कुछ जिले जो ज़्यादा पिछड़े हुए हैं बाकी जिलों के कंपैरिजन में। अब क्या किया, उन जिलों के लिए अलग से इन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई, उनको ध्यान देने के लिए अलग से जो है निर्देशन के लिए नीति आयोग को बिठाया कि भाई आप ध्यान रखोगे एक एक योजना यहाँ पे सही से इंप्लीमेंट हो रही कि नहीं हो रही है। अच्छे अधिकारियों को वहाँ पर स्थानांतरित किया ताकि क्या है कि वहाँ से अच्छे से डेवलपमेंट हो सके और उनको भी जो है बाकी जिलों के बराबर लाया जा सके। तो ये था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब जो इसका लक्ष्य है वो आकांक्षी जिले को विकसित जिलों में बदलना, ट्रांसफॉर्म एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इनटू डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट। इसके तहत जो है 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 112 जिलों की पहचान की गई। 112 देश के कुछ जिले थे जिनको पिछड़ा जिला माना गया और उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य किए जाने शुरू किए गए। अब देखो इनके जो है फोकस क्षेत्र कौन से 5 क्षेत्र जो हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस में है। इन 5 क्षेत्रों में जो है डेवलपमेंट लाना है इन 112 जिलों में। एक तो है स्वास्थ्य एवं पोषण, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण, कुपोषण आदि जो है इसमें इनको अच्छे परिणाम लाने। शिक्षा के क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि और जल संसाधन के विकास के लिए वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन क्या मतलब होता है, बैंक जो है उनके अंदर पैसा जमा करने की लोगों के अंदर आदत विकसित होनी चाहिए, कौशल का विकास होना चाहिए, लोगों के अंदर कोई न कोई हुनर होना चाहिए। इसके अलावा बुनियादी ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, रोडें सड़कें अच्छी होनी चाहिए जिससे आने जाने के साधन पर्याप्त रूप से उनके पास होने चाहिए जिससे ये बाकी देश के दूसरे जिलों से जुड़ सके। तो ये 5 क्षेत्रों को फोकस क्षेत्र और 49 जो है संकेतक थे, इनके आधार पर इनको जांचा गया और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा है। अब जो है इन संकेतकों में कोई जिला कितना आगे है कितना पीछे, इस बात की निगरानी करने के लिए नीति आयोग जो है वो एक सूचकांक जारी करती है जिसका नाम है कंपोजिट इंडेक्स या समग्र सूचकांक। ठीक है, अब ये सूचकांक जो है इसमें 49 जो अपन ने देखे थे अभी संकेतक, इन संकेतकों के आधार पर इन जिलों को रैंक किया जाता है कि किसने अच्छा काम किया, किसने कम अच्छा काम किया। अब देखो इसके बाद ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ तो इसने बहुत अच्छा कार्य किया, इसके परिणाम ज़्यादा अच्छे रहे। इसके परिणाम अच्छा आए तो फिर क्या हुआ कि एक नई जो है सक्सेसर इनिशिएटिव, एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया 2023-24 में। ये 2018 में चालू किया गया था आकांक्षी जिला प्रोग्राम। अब 2023-24 में आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम शुरू किया गया। अब समझिए, एक जिला होता है, जिले में बहुत सारे ब्लॉक होते हैं। पहले तो जिले का डेवलपमेंट का काम किया गया, अभी भी चल रहा है वो। साथ साथ में इन्होंने बोला कि कुछ ब्लॉक जो है जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं उनको टारगेट करो।
जिले को टारगेट कर रहे थे, अब अपन सीधे सीधे ब्लॉक को टारगेट करेंगे कि ये ब्लॉक जो है बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए और इनका डेवलपमेंट हमें करना है। तो एक आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम शुरू किया गया और ये जनवरी 2023 में शुरू किया गया था। जिला से ब्लॉक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 500 सबसे अविकसित ब्लॉकों को जो है लक्षित किया गया। 500 से सबसे कम डेवलप जो अविकसित या अल्प विकसित जो ब्लॉक थे उनको जो है चयन किया गया और उनको जो है जमीनी स्तर पर यानी उप जिला स्तर पर एडीबी की सफलता के लिए इसको जो है संरेखित किया गया है। तो आप समझ गए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम क्या है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है। नेक्स्ट जो है वो है केंद्रीय न्यूज़ है, वो है केंद्रीय मंत्री प्रधान ने मेरठ में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने जो है एग्रीटेक इनोवेशन हब जो है उसका उद्घाटन किया है। और ये एग्रीटेक इनोवेशन हब कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है मेरठ में। ये धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने SVPUAT मेरठ में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप शोकेस का उद्घाटन किया है। तो आपको तो ध्यान रखना है, वो क्या रखना है, दो चीज़ें जो है उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप शोकेस, इन दोनों को जो है शुरू किया गया है मेरठ में। कहाँ पर किया गया है, तो मेरठ में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। श्री प्रधान ने भारतीय किसानों को लाभान्वित करने के लिए उद्देश्य से आधुनिक कृषि आवश्यकता को पूरा करने वाला पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए SVPUAT जो है उसकी प्रशंसा की है। इस सबका उद्देश्य किसानों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए स्थायी कृषि समाधान विकसित करने हेतु सहयोगात्मक वातावरण बनाना है। इसमें क्या किया जाएगा, स्टार्टअप जो है कृषि से रिलेटेड और जो एग्रीकल्चर करने वाले, खेती करने वाले जो कृषक हैं, उनके अलावा जो रिसर्च करने वाले इस सेक्टर में, इन सबको एक मंच पे लाया जाएगा और इन सबके बीच में जो है डेटा को शेयर किया जाएगा ताकि अच्छे से जो है कृषि कार्य को एडवांस किया जा सके। एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए ये किया गया है मेरठ में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है डाक विभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। देखो, डाक विभाग जो है उसने एक पोस्टेज स्टाम्प जारी किया है जिस पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वीं जयंती पर, तो 125वीं जयंती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। भारत सरकार ने डाक विभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिल्ली सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। समारोह में देशभक्ति से ओतप्रोत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और मुखर्जी के बारे में बताया गया। ठीक है, इसमें जो जो लिखा हुआ है आपके काम का नहीं है, दिल्ली के मुख्य पोस्ट मास्टर वगैरह भी आपके काम करेंगे। अब अपन को जानना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है, तो आपके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है जो एज अ पर्सन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो 6 जुलाई 1901 को इनका जन्म हुआ था, इस वजह से 6 जुलाई को इनकी 125वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था और पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है वो हुई है 23 जून 1953 को श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। 1934 में 33 वर्ष की आयु में ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बन गए। ये कलकत्ता जो है उसके कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है उसके वाइस चांसलर बन गए 1934 में। और ये 33 ईयर्स की एज में सबसे युवा जो है कुलपति थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे, बाद में हिंदू महासभा से जुड़े। ये पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी आज़ादी से पहले उसके सदस्य थे और बाद में ये हिंदू महासभा नामक एक जो अलग संस्था है उसके सदस्य बन गए। हिंदू महासभा के सदस्य बनने के बाद 1944 से 46 तक 2 सालों के लिए ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे। स्वतंत्रता से पूर्व काल में मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने जो है मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान अलग से एक अलग राज्य बनेगा, अलग देश बनेगा, ऐसी मांग जो थी इसका इन्होंने विरोध किया था कि भाई अलग से पाकिस्तान राज्य नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक राज्य ही, एक देश ही होने चाहिए। स्वतंत्र भारत में जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाए गए। जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने जब पहली बार भारत में जो सरकार बनाई अपनी स्वतंत्र भारत में, तब इनको है ना इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर बनाया गया। किसको? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। 1950 में नेहरू के साथ मतभेद हो गए कुछ, उसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेहरू लियाकत समझौता जो है पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के संबंध में नेहरू जी ने किया था, नेहरू लियाकत समझौता। इस समझौते की वजह से इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया 1950 में मंत्रिमंडल से। कश्मीर नीति और पाकिस्तान के प्रति तुष्टीकरण की नीति की वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया था। 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ BJS की स्थापना की, जो भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक पूर्ववर्ती था। जो आज के समय में बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, उससे उसका पूर्ववर्ती जो संस्था थी उसका नाम था भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ से ही भारतीय जनता पार्टी बनी है। तो भारतीय जनसंघ जो इसकी स्थापना किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। इनके अलावा इन्होंने एक नारा दिया था, इन्होंने एक स्लोगन दिया था, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इन्होंने कहा था भाई जब कश्मीर जो था 2019 से पहले यहाँ पर जो है अलग से एक संविधान था कश्मीर का,
अलग से कश्मीर का एक झंडा था और जो कश्मीर का जो मुख्यमंत्री होता था उसको भी प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो इन्होंने इस बात का विरोध किया कि एक ही देश में भारत का झंडा अलग और कश्मीर का झंडा अलग, यानी दो, भारत का संविधान अलग, कश्मीर का संविधान अलग, यानी दो प्रधान यानी भारत का प्रधानमंत्री और कश्मीर का प्रधानमंत्री, और दो निशान यानी दो झंडे अलग अलग नहीं चलेंगे, हमको एक साथ ये सारे होने चाहिए। तो ये तो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये महासभा से जुड़े हुए थे, हिंदू महासभा से, कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे, सब आपूर्ति एवं उद्योग मंत्रालय के ये मंत्री रहे थे जवाहरलाल नेहरू के समय में। इसके अलावा नेहरू लियाकत पैक्ट की वजह से ये उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और बीजेएस यानी भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया है। देखो, राज्यसभा में राष्ट्रपति जी ने 4 व्यक्तियों को नामित किया है मतलब नॉमिनेट किया है। अब देखो, राज्यसभा जो होती है ना, ये क्या है, संसद की एक अंग है। संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिलकर बनती है। अब जो राज्यसभा है वहाँ पर क्या होता है कि मेंबर्स जो है इनको नॉमिनेट किया जाता है और इलेक्ट किया जाता है। देखो, 2 प्रकार से मेंबर बनाए जाते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में भी 2 प्रकार से मेंबर बनाए जाते हैं, एक तो नॉमिनेशन द्वारा, एक इलेक्शन द्वारा। अपन ने देखा होगा कि आम चुनाव होते हैं तो अपन लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं, MP को चुनते हैं, जो प्रधानमंत्री को चुनते हैं, तो वो तो होते हैं लोकसभा के सदस्य। लेकिन राज्यसभा जो है उसमें जैसे सदस्यों को चुना कैसे जाता है, तो राज्य में जो अपने विधानसभा होती है, राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, तो हर जगह पे जहाँ जहाँ विधानसभाएं हैं वहाँ पे विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं वो जो है कुछ राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, उनके वोट के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं जिनको राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नॉमिनेट करता है, उनका चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति ने कह दिया कि ये सदस्य जो है इनका मनोनयन कर रहे हैं या नामित कर रहे हैं इनको, तो वो अपने आप से सदस्य बन जाते हैं। तो कितने सदस्य बनते हैं, तो 12 सदस्य जो है राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया। प्रसिद्ध वकील उज्ज्वल देवराय निकम, सामाजिक कार्यकर्ता C सदानंद मास्टर, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और इतिहासकार शिक्षाविद डॉक्टर मीनाक्षी जैन जो है इनको नामित किया है। गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से इन नामांकनों की घोषणा की है। महाराष्ट्र के उज्ज्वल निकम मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में सरकारी वकील के रूप में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। केरल के KC सदानंद मास्टर को शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट करियर है और राजनीतिक हिंसा में भी जीवित बचे हैं क्योंकि उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए हैं। तो ये सब जो है व्यक्ति हैं जिनका नामांकन किया गया है। अब देखो, लोकसभा में भी नामांकन होता है, राज्यसभा में भी होता है, कैसे होता है वो अपन समझ लेते हैं क्योंकि आपके संवैधानिक प्रावधान पूछे जा सकते हैं। पूर्व प्रावधान 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से पहले राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुच्छेद 331 के तहत प्रावधान। देखो, संविधान का जो आर्टिकल है 331, इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होंगे, प्रेसिडेंट जो होंगे, वो 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में जो है नामित कर देंगे अगर उन्हें लगता है कि एंग्लो इंडियंस जो है उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में कम है या नहीं है। क्यों? एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं? एंग्लो इंडियंस का मतलब ये होता है कि वे व्यक्ति जिनके माता या पिता दोनों में से एक व्यक्ति जो था वो भारतीय था और दूसरा जो था वो अंग्रेज था यानी ब्रिटिशर्स था। तो एंग्लो इंडियंस को ये प्रावधान किया गया था कि भाई ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं तो 2 का इनका नॉमिनेशन किया जाएगा। लेकिन 2019 में संविधान में संशोधन करके 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और इस प्रावधान को हटा दिया गया और अब जो है लोकसभा में किसी का भी नॉमिनेशन नहीं होता है, सबका इलेक्शन होता है, जितने भी सदस्य सबका इलेक्शन होता है। लेकिन राज्यसभा में अभी भी नॉमिनेशन होता है। राज्यसभा के लिए अनुच्छेद 81 का आर्टिकल 81A जो है ये कहता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स 12 मेंबर टू द राज्यसभा। 12 सदस्य जो हैं इनको राज्यसभा में मनोनीत करेगा राष्ट्रपति। इसमें मनोनीत सदस्यों का चयन ऐसे व्यक्तियों में से किया जाएगा जिनके पास निम्नलिखित क्षेत्रों में से विशेष ज्ञान हो। इनके पास इन कुछ क्षेत्रों में से किसी का विशेष ज्ञान होना चाहिए। एक तो लिटरेचर का, साइंस का, आर्ट का या सोशल सर्विस का, इनमें से किसी एक चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि में से किसी का ज्ञान हो तो उसको मेंबर बनाया जा सकता है। संसदीय चर्चाओं में इसका उद्देश्य क्या है, क्यों 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है? तो संसदीय चर्चाओं में विशेषज्ञता और स्वतंत्र विचार लाना, विभिन्न क्षेत्र के अनुभव, राष्ट्रीय नीति निर्माण को समृद्ध बनाना। देखो, ये जो है अपने क्षेत्र के जो है विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होंगे। अब इन लोगों को अगर संसद में सदस्य बनाया जाएगा तो इनके समय में जो नीतियाँ बनेगी इनके सेक्टर से संबंधित, तो उसमें क्या है, विशेष ज्ञान जो है, इनका जो अनुभव है उसका जो है योगदान जो होगा उसकी वजह से नीतियाँ अच्छे से बनेगी। तो इस उद्देश्य से ये 12 मेंबर्स जो है इनको नॉमिनेट करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 80(1) क में दिया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है रियल वन ऐप लॉन्च।
सभी यात्री सेवाओं के लिए 1 स्टार समाधान। आपको ध्यान रखना है, रेल वन नामक एक ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है और इस ऐप के नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है यूनियन रेलवे मिनिस्टर ने श्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है रेल वन ऐप। इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में, कहाँ पर किया है? इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में। रेल वन एक व्यापक जो है ये 40वां फाउंडेशन डे है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम का। रेल वन is a comprehensive all-in-one application designed to enhance the passenger interface with Indian Railway. ऐप की फीचर्स इंक्लूड अनरिजर्व्ड यूटीएस टिकट बुकिंग विद 3% डिस्काउंट विया आर वॉलेट, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, ग्रीवेंस रिडर्सल, ई कैटरिंग, पोर्टर बुकिंग एंड लास्ट माइल टैक्सी सर्विस। तो ये बहुत सारी अलग अलग सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाएगा रेल वन ऐप। आपको ध्यान रखना है रेल वन ऐप किससे संबंधित है? तो रेलवे संबंधित है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने भारत में ZET अपनाने और उत्सर्जन एवं ऊर्जा पर इसके प्रभाव पर रिपोर्ट जारी की है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने भारत में ZET जो है उसके उत्सर्जन अपनाने और उत्सर्जन एवं ऊर्जा में इसके प्रभाव को जो है एक रिपोर्ट के द्वारा बताया है। यह रिपोर्ट मध्यम और भारी शुल्क ट्रक क्षेत्र में बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रकों में परिवर्तन का विश्लेषण करती हैं। ये सदी के मध्य तक उत्सर्जन और ईंधन के खपत को उल्लेखनीय रूप से कम करने की क्षमता पर प्रकाश डालती है। भारत का माल ढुलाई क्षेत्र लगभग 70% रसद कार्यों के लिए मध्यम और भारी शुल्क ट्रकों पर निर्भर करता है। ईंधन और खपत और उत्सर्जन में लगभग 40% का योगदान देता है। ये जो है BET है, ZET नहीं है, बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रक BET। तो BET जो है इसके अडेप्टेशन को लेकर इन्होंने बात की है कि ट्रक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चले तो उससे जो है ज़्यादा अच्छे से अपन नेट जीरो गोल्स जो है उनको प्राप्त कर सकते हैं। शून्य शुद्ध उत्सर्जन अभी अपन ने सुना था कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा इलेक्ट्रिक वाहन होंगे तो, क्योंकि कोयले से और पेट्रोल डीजल से उत्सर्जन अधिक होता है। भारत ने RVC केंद्र मेरठ में पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट स्थापित किया है। RVC सेंटर मेरठ जो है वहाँ पर रिकॉग्नाइज इक्वीन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। भारत ने उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी स्थित रीमाउंट वेटरनरी कोर सेंटर एंड कॉलेज में अपना पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट स्थापित किया है, जिसमें क्या है अश्व रोग से संबंधित जो भी दवाइयाँ हैं, उपचार जो है वो वहाँ पर किया जाएगा। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन जो है इसने इसको मान्यता दे दी है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो है इसने इसको मान्यता दी है। The EDFC allow Indian sport horses to participate internationally by meeting stringent biosecurity and animal health standards। अब जो एनिमल हेल्थ को लेकर जो स्टैंडर्ड अगर इंडिया अगर मानेगा तो EDFC जो है ये अलाउ कर रहा है स्पोर्ट्स में भारत के जो है अश्वों को भाग लेने में। ये सुविधा इससे मुक्त घोषित की गई है। अश्व संक्रामक रक्ताल्पा, अश्व इन्फ्लुएंजा, अश्व पायरोप्लाज्मोसिस, ग्लैंडर्स और सुरुरा, ये कुछ रोग है अश्वों से संबंधित। आपको ध्यान रखने की ये किससे संबंधित रोग है? अश्वों से संबंधित डिजीज है। इन सबसे इस फैकल्टी को फ्री घोषित कर दिया गया है, यानी यहाँ पर जो घोड़े हैं वो एकदम इनसे फ्री हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IIPA में अत्याधुनिक डिजिटल स्टूडियो सृष्टि का शुभारंभ किया है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सृष्टि क्या है? तो सृष्टि जो है वो IIPA का एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल स्टूडियो है। जितेंद्र सिंह ने IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA जो है इसमें जो है एक डिजिटल स्टूडियो सृष्टि और एक टी लाउंज सहकार का शुभारंभ किया है। सृष्टि का उद्देश्य डिजिटल सामग्री निर्माण, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर एक ब्रोशर भारत में लोक प्रशासन पुस्तक का भी विमोचन किया गया है। सिंह ने सशस्त्र बलों और सिविल सेवाओं में 51वें APPPA प्रतिभागियों को संबोधित किया है। तो कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना सृष्टि किससे संबंधित है? तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के संबंधित है और ये एक डिजिटल स्टूडियो है। किसने लॉन्च किया? IIPA में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने एकीकृत जल प्लावन पुनर्अनुमान प्रणाली सी फ्लड का उद्घाटन किया। तो सी फ्लड क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये क्या है? तो ये है यूनिफाइड फोरकास्टिंग सिस्टम है। जुलाई 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने केंद्रीय जल आयोग द्वारा विकसित एकीकृत जल
प्लावन पुनर्नुमान प्रणाली सी फ्लड का उद्घाटन किया। अब ये जो सी फ्लड है किसने बनाया है, तो केंद्रीय जल आयोग जो है, केंद्रीय जल आयोग सेंट्रल वाटर कमीशन जो है इसने बनाया है। ये जो है एकीकृत जल प्लावन पुनर्नुमान प्रणाली है सी फ्लड, मतलब जल जो है वो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में जाएगा या कहाँ पर बाढ़ आ जाएगी उस सब का पुनर्नुमान लगाने के लिए ये सिस्टम तैयार किया गया है। इस प्रणाली का उद्देश्य उन्नत जीआईएस उपकरणों के साथ जल विज्ञान और हाइड्रोलिक मॉडल को एकीकृत करते हुए पूरे भारत में वास्तविक समय में बाढ़ के जल प्लावन का पुनर्नुमान प्रदान करना है। सी फ्लड गाँव और शहर स्तर पर सटीक बाढ़ पुनर्नुमान प्रदान करता है। तो ये जो है शहरों और गाँवों सबके लिए जो है पुनर्नुमान देता है कि यहाँ पर बाढ़ आ सकती है। तो ये जो इसकी वजह से क्या है कि बाढ़ से बचाव करने में हमें सहायता मिलेगी। नेक्स्ट जो है वो है ESIC ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के लिए स्परी 2025 जो है लॉन्च की है। तो SPREE 2025 स्प्री जो है ये 2025 क्या है, तो ये जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है, स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है, इसने जो है एक स्कीम लॉन्च की है और इस स्कीम का नाम क्या है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ 2025। तो ये जो है रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं भारत में और जितने भी कर्मचारी हैं, नियोक्ता और कर्मचारियों को जो है पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। इस पहल का उद्देश्य ESI अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। ये अपंजीकृत नियोक्ता और कर्मचारियों को निरीक्षण और पिछले बकाया की मांग का सामना करे बिना पंजीकरण कराने के एक मुफ्त अवसर प्रदान करती हैं। देखो ये जो है क्या करती हैं, सोशल सिक्योरिटी बढ़ाती है। सोशल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है कि आज के समय में जो भी वर्कर्स वगैरह हैं उनको क्या किया जाता है, उनके पैसों, उनकी जो सैलरी होती है उसमें से कुछ पैसे काटे जाते हैं और भविष्य के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नियोक्ता यानी ऐसे मालिक हैं और ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं है, और वो नहीं करवाते तो उनके पास में उस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। तो और अगर वो नहीं क्यों नहीं करवाते, क्योंकि अगर वो करवा लें तो पिछले सालों से उन्होंने जो व्यापार किया उसमें जो उनको उनकी जो सैलरी में से जो पैसे कट होने चाहिए थे फंड के लिए वो सब नहीं हुए, इस वजह से उससे बचने के लिए ये करवाते नहीं हैं। तो इन्होंने जो है SPREE करके एक स्कीम लॉन्च की है कि जिसके तहत अगर अब आप पंजीकरण करवाते हो तो पिछला हिसाब आपसे नहीं मांगा जाएगा, और आप अभी अगर एक साथ पंजीकरण करवा देते हो तो पिछला हिसाब नहीं मांगा जाएगा। तो ये फ़ायदा हो जाएगा नियोक्ता के और कर्मचारियों के कि पिछला हिसाब इनसे मांगा नहीं जाएगा। तो ये स्कीम शुरू हुई है और ये किसके लिए हुई है, किसने शुरू की है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने VVDN इनोवेशन पार्क में एरिक्सन की पहली भारत निर्मित एंटीना सुविधा का उद्घाटन किया है। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इनोग्रेटेड एरिक्सन स्टेट ऑफ द आर्ट एंटीना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। भारत की पहली एंटीना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो शुरू की गई है। ये सुविधा हरियाणा के मानेसर में स्थित VVDN के ग्लोबल इनोवेशन पार्क में की गई है। तो ये जो है हरियाणा में शुरू की गई है पहली एंटीना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। भारत में इससे पहले एंटीना को जो है मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता था, अब जो है दूरभाष के लिए जो एंटीना काम में ली जाती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनोग्रेट्स नेशनल बायो बैंक एंड इंडियाज ओन लॉन्गिट्यूडनल पॉपुलेशन डेटा स्टडी एट CSIR IGIB। देखो जितेंद्र सिंह ने CSIR IGIB में राष्ट्रीय बायो बैंक और भारत में अपने अनुदैर्घ्य जनसंख्या डेटा अध्ययन का उद्घाटन किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR जीनोमिक्स एवं एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान में फेनोम इंडिया, ये जीनोम इंडिया है, जीनोम इंडिया, ये जीनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किया है। यह बायो बैंक का उद्देश्य व्यक्तिगत उपचार पद्धतियों के लिए भारत का अनुदैर्घ्य स्वास्थ्य डेटाबेस तैयार करना है। यह भारत में विविध पृष्ठभूमियों वाले 10,000 व्यक्तियों से जीनोमिक जीवन शैली और नैदानिक डेटा एकत्रित करता है। इस पहल से मधुमेह, कैंसर, हृदय संबंधी और दुर्लभ अनुवांशिक विकारों जैसी बीमारियों का शीघ्र निदान, चिकित्सकीय लक्ष्यीकरण और उसके निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है। तो देखो बायो बैंक क्या होता है, बायो बैंक में क्या होता है कि बहुत सारे बायोलॉजिकली जो पार्ट्स होते हैं अपने और उनके बारे में जानकारी जो है इकट्ठी करके रखी जाती है। अब जो ये है CSIR का जो है IGIB जो है, इसने जो है जीनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक तैयार किया। इसमें क्या किया गया है कि भारत के 10,000 लोगों के सैंपल लिए गए और उनके अंदर बीमारी, उनके अंदर कैसे उनको रोका जा सकता है और कौन कौन सी बीमारी की संभावना है, इन सब का जो है डेटा जो है पूरा सेलेक्ट कर लिया, कलेक्ट कर लिया और रख दिया है। अब इस डेटा के बेस पे क्या होगा कि भारत में इन सब चीज़ों के इलाज करने आसान हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो डेटा था वो भारतीय डेटा नहीं था, हम पूरे विश्व के अलग अलग देशों के जो डेटा थे उसके आधार पर इलाज करते थे। तो उससे क्या होता है कि भारत में उसका
भारतीय लोगों पर उसका किसी भी रोग का क्या प्रभाव है वो दूसरे देशों के लोगों की तुलना में अलग हो सकता है, क्योंकि भारत का जो है नेचर अलग है, क्लाइमेट अलग है, भारत का खान पान अलग है और भारत में रहने वाले लोगों की जीवन शैली अलग है। तो इसलिए भारत के लोगों का इन्होंने बायोबैंक तैयार किया। बायोबैंक AI संचालित निदान और जीवित निर्देशित चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए उच्च रिजोल्यूशन डेटा के उत्पादन में सहयोग करेगा। तो ये बायोबैंक जो है यहाँ से बहुत सारे डेटा निकल सकेंगे। अमित शाह ने गुजरात में 500 करोड़ की लागत वाली त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की है, आधारशिला रखी है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो गुजरात में स्थित है ये। इसकी शुरुआत किसने की है? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आनंद में 5000 करोड़ की लागत वाली त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय जो है इसकी आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य भाई भतीजावाद के आरोपों को खत्म करना और सहकारी क्षेत्र में मानव संसाधन भर्ती में पारदर्शिता लाना। ये सहकारी यूनिवर्सिटी क्या करेगी कि जो सहकारी कंपनीज होती हैं, कुछ सहकारी सेक्टर के बैंक होते हैं, कुछ सहकारी एग्रीकल्चर को लेकर समितियां होती हैं, इन समितियों के जो लोग होते हैं, इनके अंदर जो प्रशासन करने के लिए जिनको कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है, कहा जाता है कि ये अपने भाई भतीजों को, जो ये सहकारी समितियों के जो मालिक होते हैं, नेता जो होते हैं, इनके जो लोग होते हैं अपने, इनको बिठा देते हैं। इस बात को रोकने के लिए इन्होंने एक सहकारी विश्वविद्यालय बनाया, जहाँ पर सहकारी जो तंत्र है उनमें कैसे संचालन किया जाएगा, उनके लिए लोग जो है उनको तैयार करने का काम ये यूनिवर्सिटी करेगी। शाह ने गुजरात सरकार के स्कूली पाठ्यक्रम में सहकारिता को एक विषय के रूप में शामिल करने का भी आग्रह किया है। तो इस सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। अब अपन अगले फेज में देखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में। तो इंटरनेशनल अफेयर्स में पहली न्यूज़ है कि जुलाई 2025 में भारत और यूके ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। 24 जुलाई 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने भारत और यूके के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते CETA पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए। देखो, सवाल पूछा जा सकता है कि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने अभी ज्वाइन किया है, ये किस देश के साथ किया गया है? तो ये किया गया है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के साथ। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? ऐसा एग्रीमेंट जिसमें जो दो देश जो हैं वो ट्रेड को लेकर कुछ सहूलियतें देते हैं। ट्रेड के नियमों में आपसी जो व्यापार होता है उसमें कुछ सहूलियत देते हैं। इस समझौते के तहत यूके को भारत से होने वाले 99% निर्यात पर शुल्क समाप्त हो जाएगा, जिससे वस्त्र, जूते, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद और इंजीनियरिंग उत्पाद आदि शामिल है। जैसे यूके जो भारत से कुछ जितनी चीज़ें मंगाता है उसमें 99% पर जो है टैक्स लगना बंद कर देगा। भारत ने लगभग 90% यूके की वस्तुओं पर शुल्क में कटौती करने पर सहमति व्यक्त की, जबकि भारत जो है वो 90% प्रोडक्ट जो यूके से आते हैं उस पर जो है टैक्स जो है वो घटा देगा, जिससे कुल शुल्क लगभग 15% से घटकर 3% हो जाएगा। विस्की पर शुल्क तुरंत 150% से घटकर 75% और अगले 10 वर्षों में 40% हो जाएगा। तो ये जो है मुक्त व्यापार समझौते का नाम आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है? व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता या फिर कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। किसके साथ हुआ है? इंडिया का यूके के साथ। नेक्स्ट, अमेरिका ने यूनेस्को से तीसरी बार बाहर निकलने की घोषणा की। यूएस अनाउंस इट्स थर्ड विड्रॉल फ्रॉम यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? तो ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को नामक एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस की, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसमें जो है बहुत सारे देश जो है सदस्य थे। जुलाई 2025 में अमेरिका ने तीसरी बार बाहर निकलने की घोषणा की। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सांस्कृतिक एजेंसी है, जिसके लिए वह 2 साल पहले बाइडेन प्रशासन के फिर से जुड़ा था। देखो, ट्रंप प्रशासन जो था वो पहले भी यूनेस्को से अलग हो चुका था, लेकिन फिर बाइडेन जो है नए राष्ट्रपति बनते अमेरिका के, उन्होंने यूनेस्को की सदस्यता फिर से ले ली थी और फिर से जब ट्रंप बने हैं तो इन्होंने यूनेस्को से विड्रॉल कर दिया है, सदस्यता निलंबित कर दी है। इस कदम की औपचारिक घोषणा 22 जुलाई 2025 को की गई और ये वापसी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन के दौरान 31 दिसंबर 2026 से प्रभावी होगी। अमेरिका ने यूनेस्को द्वारा फिलिस्तीन को सदस्य राज्य के रूप में शामिल करने और अधिकारियों द्वारा विभाजनकारी सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों को बढ़ावा देने को अमेरिकी नीति के अनुरूप नहीं बताया। हाल ही में क्या हुआ है कि यूनेस्को ने जो है फिलिस्तीन को एक देश के रूप में दर्जा दे दिया। इससे पहले फिलिस्तीन एक देश के रूप में दर्जा प्राप्त नहीं था। फिलिस्तीन को दर्जा देने की वजह से राष्ट्रपति जो है निराश है और इसी वजह से इन्होंने अमेरिका की सदस्यता को वापस ले लिया है। ट्रंप प्रशासन ने 2018 में भी कथित इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह के कारण इससे बाहर निकलने की घोषणा की थी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है फ्रांस ग्रांट्स ग्रेटर ऑटोनॉमी टू न्यू कैलिडोनिया अंडर बोगीवल अकॉर्ड। देखो, बोगीवल अकॉर्ड करके एक अकॉर्ड हुई है फ्रांस में।
जुलाई 2025 में फ्रांस एंड न्यू कैलिडोनिया लीडर्स साइंड अ पॉसिबल अकॉर्ड अंडर 10 days ऑफ नेगोशिएशन नियर पेरिस, चार्टिंग अ न्यू स्टेटस ऑफ आर्कीपेलगो। देखो, कैलिडोनिया करके, न्यू कैलिडोनिया करके एक प्रशांत महासागर में कुछ छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। द्वीपों के समूह को बोलते हैं आर्कीपेलगो। आर्कीपेलगो किसको बोलते हैं? द्वीपों के समूह को। तो एक न्यू कैलिडोनिया नामक एक द्वीपों का समूह है जिस पर किसका राज है? जिस पर फ्रांस का कब्जा है। अब यहाँ के लोग चाहते हैं स्वतंत्रता, फ्रांस से अलग होना। कुछ लोग चाहते हैं फ्रांस के साथ रहना। तो फ्रांस ने इनके साथ एक मीटिंग की है और एक अकॉर्ड की है, एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। उस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने निर्णय लिया है कि जो है इनको जो है ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी न्यू कैलिडोनिया को, कि वो अपने अपने नियम खुद बना सकते हैं। फ्रांस का जो है बहुत मिनिमम हस्तक्षेप होगा। द एग्रीमेंट स्टैब्लिश अ स्टेट ऑफ न्यू कैलिडोनिया विद इन द फ्रेंच रिपब्लिक टू बी enshrined in the French Constitution, granting expanded autonomy while preserving French sovereignty। तो इसमें जो है संप्रभुता, तो सर्वोच्चता जो है फ्रांस की बनी रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दे दी जाएगी न्यू कैलिडोनिया को। अ कैलिडोनियन नेशनलिटी विल बी क्रिएटेड enabling resident to hold dual citizenship, French and Caledonian, under defined residency and familial criteria। अब जो है एक नागरिक जो है वो कैलिडोनिया और फ्रांस का ड्यूल नागरिक होगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान ने काबुल के लोअर और लोगर के रास्ते क्षेत्र को जोड़ने के लिए त्रिपक्षीय रेल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखो, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान साइंड अ ट्राइलेटरल एग्रीमेंट फॉर अ की रेल प्रोजेक्ट। इन तीनों ने एक रेल प्रोजेक्ट के लिए हस्ताक्षर किए हैं। द एग्रीमेंट वॉज मेड बिटवीन द रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज ऑफ पब्लिक वर्क्स, ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज फॉर द थ्री कंट्रीज। द प्रोजेक्ट एम्स टू क्रिएट अ रेल लिंक टू कनेक्ट सेंट्रल एशियन स्टेट्स टू पाकिस्तान सी पोर्ट। पाकिस्तान का जो कराची का जो पोर्ट है, बंदरगाह है, उसको जो है सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान आदि देशों से जोड़ने के लिए ये एक रेल नेटवर्क बनाया जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस पर बात की है। ये जो रेलवे लाइन है ये 640 किलोमीटर लंबी होगी, जो हैरातन में उज्बेक सीमा को लोगर और काबुल से जोड़ेगी और खारलाची होते हुए पाकिस्तान के कुर्रम जिले में प्रवेश करेगी। तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है, बस आपको ध्यान रखना है कौन से तीन देशों ने अभी मध्य एशिया में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक रेल परियोजना को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ की हरी झंडी के बाद बुल्गारिया यूरो अपनाने वाला 21वां सदस्य बना है। देखो, यूरो क्या है? यूरो एक करेंसी है। जैसे भारत में रुपया होता है, वैसे यूरोप की करेंसी है यूरो। अब यूरो जो है, कुछ देश पहले 20 देश जो है वो यूरो को अपना चुके हैं। वैसे तो यूरोप में बहुत सारे देश हैं, 20 से अधिक, 40 से अधिक देश है यूरोप में पूरे में, लेकिन उनमें से 20 देशों ने जो है यूरो को अपना रखा है, यूरो को अपनी करेंसी माना हुआ है। अब जो है 21वां देश बन गया है बुल्गारिया, जिसने यूरो को अपनी करेंसी मान लिया है। बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 को यूरो अपनाने के लिए यूरोपीय संघ के मंत्रियों से अंतिम मंजूरी मिल गई है। इससे ये यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया। अब यूरोप के वो सदस्य जो यूरो को अपनी मुद्रा मानते हैं उसको कहा जाता है यूरोजोन कंट्रीज। तो अब 21 यूरोजोन कंट्रीज विश्व में है। बुल्गारियाई प्रधानमंत्री रोसेन जेलियाजकोव ने प्राप्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और सुचारू परिवर्तन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। राष्ट्रपति, ये जो राष्ट्रपति नहीं, ये जो है अध्यक्ष हैं ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने और यूरोपीय केंद्रीय बैंक के प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड सहित यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने आर्थिक लाभों पर प्रकाश डालते हुए बुल्गारिया को बधाई दी। 2002 में अपनी शुरुआत के बाद से यूरोजोन में धीरे धीरे विस्तार हुआ है। क्रोएशिया 2023 में शामिल होने वाला अंतिम देश था। 2002 में जो है ये यूरोजोन और यूरोप को एक करेंसी के रूप में यूरो की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, कंबोडिया में खमेर रुज स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया। अभी हमने पढ़ा था यूनेस्को से जो अमेरिका बाहर आ चुका है। उसी यूनेस्को जो है एक लिस्ट जारी करता है जिसमें वो विश्व के प्रमुख हेरिटेज सिटीज़ जो होती हैं या फिर हेरिटेज साइट्स जो होती हैं उनका जो संरक्षण के लिए एक लिस्ट जारी करता है हेरिटेज साइट्स की। तो कंबोडिया जो है वहाँ के खमेर रुज द्वारा यातना और फांसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 3 स्थानों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया। अभी जो खमेर रुज क्या है? तो खमेर रुज एक जो है कंबोडिया में जो है कुछ शासकों का, कुछ राजाओं का राजवंश था। इस खमेर रुज ने यातना के लिए, फांसी देने के लिए 3 क्षेत्रों को इस्तेमाल करती थी। उन 3 क्षेत्रों को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत की धरोहर सूची में शामिल कर दिया है। इन स्थलों में नोम पेन स्थित तुओल स्लैंग नरसंहार संग्रहालय, छोयंग एक नरसंहार केंद्र और कंपोंग छनांग प्रांत में एक तीसरा स्थल M13 शामिल है। ये मान्यता खमेर रुज के सत्ता में आने की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर दी गई है, जिसके कारण 1975 से 1979 तक लगभग 17 लाख कंबोडियाई मारे गए थे।
ये जो है खमेर रुद्र जो सत्ता में आए थे 1775 से 4 साल के अंदर इन्होंने 17 लाख लोगों को मार दिया था। उसी की याद में 50 वर्ष पूरे होने के बाद इन 3 स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। बाकी ये यूनेस्को के बारे में नहीं है, ये पूरा उस खमेर रुद्र के बारे में है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, क्वाड राष्ट्रों ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार एट सी ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे सवाल पूछा जा सकता है एट सी ऑब्जर्वर मिशन कौन सी संस्था द्वारा शुरू किया गया है। 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, G20, क्वाड, आसियान या फिर सार्क। तो आपको सही आंसर होगा क्वाड। क्वाड क्या है? भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया है। क्वाड जो है 4 देशों का समूह है। क्वाड जो है क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चौकोर, तो क्वाड जो है उसका संक्षिप्त अक्षर है, संक्षिप्त रूप है क्वाड। क्वाड में 4 देश हैं, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अब इन्होंने जो है क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन जो है शुरू किया है। यह मिशन क्या करेगा? विलिंगटन घोषणा के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का मिला जुला क्षेत्र। प्रत्येक देश की महिला अधिकारियों सहित 2 अधिकारी USCG कटर स्टेटन पर सवार हुए। इस मिशन का उद्देश्य क्वाड राष्ट्रों के बीच अंतर संचालनीयता, संयुक्त तत्परता और डोमेन जागरूकता में सुधार करना है। सितंबर 2024 में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ये क्या करते हैं? समुद्र को मिलकर गश्ती लगाते हैं ताकि यहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज जो हो रही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। ये मिशन किस संगठन का है ये इंपॉर्टेंट है, और क्वाड में 4 सदस्य कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं और आर्थिक परिदृश्य की तरफ देखते हैं कि आर्थिक रूप क्षेत्र में क्या क्या गतिविधियां इस महीने में हुई है। पहला NCLT ने अदानी सीमेंटेशन और अंबुजा सीमेंट के विलय को मंजूरी दी। NCLT क्या है? NCLT है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये क्या करता है? कंपनी लॉ जो है, भारत में कंपनी अधिनियम 2013 बना हुआ है, उसके तहत जो भी विवाद होते हैं, जो भी मामले होते हैं, उनका निपटारा करने के लिए एक कोर्ट बनाया गया है जिसको बोलते हैं NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? तो ये जो है कोर्ट की तरह ही होते हैं, कोर्ट का ही काम करते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये थोड़े से कोर्ट से अलग होते हैं। तो NCLT ने जो है मान लिया है कि मर्जर करना है अडानी सीमेंटेशन और अंबुजा सीमेंट का। ये विलय गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह द्वारा अपनी सीमेंट परिसंपत्तियों के पुनर्गठन का एक हिस्सा है। तो ये आपके काम का नहीं है। विलय शेयरों में अदला बदली शामिल है, ये आपके काम का नहीं। आपको तो बस ध्यान रखना है कि किस चीज़ को मंजूरी दी है, NCLT ने दी। और NCLT क्या है? NCLT ने अंबुजा सीमेंट को सेबी से संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों पर निर्धारित नियमों का पालन कर निर्देश दिया है। इस विलय से मूल्य संवर्धन, परिचालन दक्षता सुधार और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा। नेक्स्ट है, उड़ान ने रिटेल टेक स्टार्टअप शॉप किराना का $88.5 मिलियन के स्टॉक में अधिग्रहण किया। IPO की योजना बना रहे B2B प्लेटफॉर्म उड़ान ने। उड़ान क्या है? एक B2B प्लेटफॉर्म है, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब जो बिजनेस करने वाले जो लोग हैं उनको एक उड़ान नामक पोर्टल है, एक पोर्टल बना हुआ है, एक कंपनी बनी हुई है जिस कंपनी ने क्या किया है कि बहुत सारे लोगों को सामान खरीदने में सहूलियतें प्रदान की है। तो ये क्या है? बिजनेस के लिए है, कंज्यूमर के लिए नहीं है। जैसे अपने लिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट है, ये कंज्यूमर के लिए, बिजनेस टू कंज्यूमर है, B2C है। ये B2B है, बिजनेस से दूसरे बिजनेस के लिए सामान लेने, खरीदने, बेचने में सहायता करने वाला एक संगठन। ये जो है अपनी IPO लाने की घोषणा की है इसने। IPO का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स क्या होती है? देखो, कोई भी कंपनी जो होती है उसके पास धन कहाँ से आता है? या तो उसका जो मालिक होता है वो अपनी संपत्ति में से कुछ धन अगर कंपनी में लगाता है तो कंपनी के पास धन आता है। अगर ऐसा नहीं करता है वो तो क्या करता है? बैंकों से उधार लेता है तो धन आता है। अगर बैंकों से भी उधार नहीं लेता तो एक और तरीका है, वो है शेयर मार्केट से धन को प्राप्त करना। शेयर मार्केट से कैसे करते हैं? तो क्या करता है कंपनी जो है ना, IPO निकालती है, अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकालती है, और उसको जो है उसके बहुत सारे अलग अलग शेयर जो है वो मार्केट में बेचती है और उसके बदले पैसे लेती है लोगों से। उसको कहते हैं IPO। जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर करती है तो वो करती है IPO के माध्यम से। तो IPO लाने की तैयारी में है उड़ान। इसने अभी क्या किया? शॉप किराना नामक एक जो रिटेल टेक स्टार्टअप है फॉर किराना स्टोर, ये किराना स्टोर है जो ऑनलाइन चलता है, इसको जो है अधिग्रहण कर लिया, इसको जो है अपने अंडर में ले लिया है, और इसको जो है इस स्टार्टअप को जो है एक्वायर कर लिया है। यह लेन देन नियामक की मंजूरी के लिए लंबित है, ये सब आपके काम का नहीं है। शॉप किराना की स्थापना 2015 में हुई थी। 50,000 से ज़्यादा किराना स्टोर्स की सेवाएं प्रदान करता है। ये जो है किराना स्टोर को सामान बेचने का काम करता है। अब जो है उड़ान और किराना, शॉप किराना जो है दोनों एक साथ मिल हो गए हैं। अब देखो नेक्स्ट न्यूज़ है, LIC ने
बैंक इंश्योरेंस के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के तहत एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है। किसके साथ की है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। अभी ये साझेदारी क्या है? 2025 को दोनों संगठनों के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक संयुक्त वेबकास्ट के माध्यम से शुरू की गई। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, वंचित और ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों में बीमा तक पहुंचाना। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक LIC के विभिन्न जीवन बीमा उत्पादों का वितरण करेगा, जिससे वार्षिक यूलिप, टर्म इंश्योरेंस और बचत शामिल है। देखो LIC क्या करती है? इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस बेचती है। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ इन्होंने टाई अप कर दिया है और कहा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्र में जो LIC के बीमा वगैरह जो है, इंश्योरेंस है, एन्यूटी है, यूलिप स्कीम है, टर्म इंश्योरेंस है, सेविंग इंश्योरेंस है, इन सब के लिए काम करेगा। तो ये किसने किया? एयू फाइनेंस बैंक ने किसके साथ किया? LIC के साथ में किया है। फिर लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस और ACKO भारत में टेस्ला के बीमा भागीदार बने। टेस्ला करके एक कंपनी है इलॉन मस्क की, जो क्या करती है? बीमा भी करती है। तो बीमा, टेस्ला जो है कार बेचती है। टेस्ला ने भारतीय बाजार में प्रवेश की घोषणा की है। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस और ACKO भारत में टेस्ला के बीमा भागीदार बन गए हैं। देखो कोई भी कार बेचते हैं तो कार लोन पे भी मिलती है अपने को, बीमा इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है कार का। इन सबको करवाने के लिए टेस्ला ने किसके साथ साझेदारी की है? एक तो ACKO और लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के साथ में की है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस ने टेस्ला सहित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अतिरिक्त कवर EV प्रोटेक्ट लॉन्च किया है। ये सब आपके काम के नहीं है, आपको ध्यान रखना है कौन सी कंपनियों ने भागीदारी की है। नेक्स्ट है NPCI इंटरनेशनल एड 13 मोर बैंक्स इन UPI पे नाउ लिंकेज टू ईज रेमिटेंस। देखो NPCI क्या है? NPCI एक संस्था है भारत की, जिसको कहते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसने जो है इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL जो कंपनी है, इसके साथ मिलकर UPI पे नाउ रेमिटेंस कॉरिडोर जो है उसमें जो है 13 और बैंकों को शामिल कर लिया है। देखो रेमिटेंस क्या होता है पहले ये समझो। धन प्रेषण या रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है? जब कोई बाहरी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति विदेश में रहता है, तो विदेश से जो है वो जो भी धन कमाता है वो भारत भेजता है अपने परिवारजनों के लिए, उस धन को कहते हैं रेमिटेंस। तो भारत में बहुत ज़्यादा रेमिटेंस आता है, बाहर भारतीय लोग जो बाहर काम कर रहे हैं वो धन भारत में भेजते हैं। तो उसको आसान बनाने के लिए NPCI ने जो है 13 और विदेशी बैंक जो थे उनके साथ टाई अप किया है कि आप भी जो है हम जो पैसा जो है भारत में भेज सकते हो। तो NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसने उन्नत सेवा के लिए 17 जुलाई 2025 को लाइव हो गई, जिससे UPI ID या सिंगापुर मोबाइल नंबर VPA के माध्यम से भारत और सिंगापुर के बीच निर्बाध रियल टाइम धन प्रेषण को संभव बनाया। अब भारत और सिंगापुर के बीच में सीधे रेमिटेंस ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि सिंगापुर की करेंसी रुपया तो है नहीं, भारत की करेंसी अलग और सिंगापुर की करेंसी अलग है। तो इन दोनों में साझेदारी की वजह से आसान हो जाएगा रेमिटेंस भेजना। नए शामिल बैंकों में कोटक महिंद्रा, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे बैंक आते हैं। तो ये नाम आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। फिर इंडियन बैंक ने सरकार को 1616 करोड़ से अधिक का लाभांश दिया। देखो बैंक जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं प्राइवेट बैंक, एक होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब सरकार के बैंक। इंदिरा गांधी ने 1969 में बहुत सारे प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन कर लिया था, बहुत सारे प्राइवेट बैंकों का अधिग्रहण करके उनको सरकारी बैंक बना दिया था। उन्हीं बैंकों में से एक है इंडियन बैंक। अब इंडियन बैंक एक सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक होने की वजह से क्या होता है कि जितना भी धन कमाता है पूरे साल में बैंक, उसका कुछ हिस्सा जो है वो डिविडेंड के रूप में सरकार को देता है, क्योंकि मालिक कौन है उसका? सरकार। इस बार जो है 1616.14 करोड़ रुपए का लाभांश का चेक जो है वो इंडियन बैंक ने सौंपा है सरकार को। तो ये जो है सरकार के लिए काम आता है। ये लाभांश भुगतान बैंक के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और भारत सरकार सहित विभिन्न हितधारकों के दीर्घकालिक मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। फिर RBI ने HDFC बैंक और श्रीराम फाइनेंस पर लगाया आर्थिक जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसने RBI के नियामक उल्लंघनों को लेकर HDFC बैंक और श्रीराम फाइनेंस पर आर्थिक जुर्माना लगाया है। देखो RBI जो है ना, इसमें समझने वाली बात ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने क्या किया है? पेनल्टी इंपोज की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंकों का बैंक कहलाता है, बैंकों पर रेगुलेशन करने का काम करता है, और अगर कोई बैंक रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता तो उस पर पेनल्टी कौन लगाता है? RBI लगाता है। टर्म लोन देते समय RBI के मास्टर डायरेक्शन भारत में विदेशी निवेश के उल्लंघन के लिए 4.84 लाख का जुर्माना लगाया। तो ये कुछ जुर्माना जो लगाया है वो लगाया है। आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि जुर्माना लगाने का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय नहीं करता है, भारत में कौन करता है? RBI करता है। RBI ने कहा कि जुर्माना अनुपालन संबंधी कमियों पर आधारित है और कंपनियों को उनके ग्राहकों के बीच लेन देन या समझौते की वैधता का आकलन नहीं किया गया था। तो ये काम का नहीं, आपको ध्यान रखना है कौन करता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है फोन पे ने 46% बाजार हिस्सेदारी के साथ UPI में शीर्ष स्थान बरकरार है। देखो भारत में बहुत सारे ऐप हैं
जो यूपीआई सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और बहुत सारे ऐप हैं जिनके नाम आपको पता होंगे। सबसे बड़ा जो पेटीएम कंपनी जो है, सबसे ज़्यादा जिसका शेयर होल्डिंग है भारत के यूपीआई मार्केट में, तो वो है फ़ोनपे। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है, फ़ोनपे 46% बाजार हिस्सेदारी के साथ यूपीआई में शीर्ष स्थान पर बरकरार है। गूगल पे जो है ये जो है दूसरे स्थान पर है। पेटीएम जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो ये तो है रैंकिंग है। इसके अलावा नवी जो है वो जो है चौथे स्थान पर है। इसके अलावा ट्रायो के फेम ऐप और ऐसे बहुत सारे ऐप है अलग अलग। आपको तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नाम ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पे फ़ोन पे, सेकंड पे है गूगल पे और थर्ड पे है पेटीएम। नेक्स्ट, केंद्र ने सॉवरेन वेल्थ और पेंशन फंड के लिए कर छूट 2030 तक बढ़ाई। सेंटर एक्सटेंड्स टैक्स एग्जम्पशंस फॉर सॉवरेन वेल्थ एंड पेंशन फंड्स अंटिल 2030। केंद्र सरकार ने क्या किया, सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड के लिए कर छूट को 5 अतिरिक्त वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इस कदम का उद्देश्य भारत में लाभांश, ब्याज और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ से होने वाली आय पर कर राहत प्रदान करके विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। यह पहल जो शुरू में 2020 तक शुरू की गई थी, फिर 5 वर्षों के लिए बढ़ाई गई थी। इसका विस्तार और 5 वर्षों के लिए कर दिया गया है। देखो ये क्या है, सॉवरेन वेल्थ और पेंशन फंड क्या है। ये ऐसा है कि भारत सरकार जो है, भारत में सॉवरेन या सर्वोच्च शक्ति कौन है, सरकार है। सरकार से बड़ा तो कोई नहीं है। तो सरकार के पास जो भी धन आता है उसको बोलते हैं सॉवरेन फंड, सॉवरेन वेल्थ और सॉवरेन पेंशन फंड। तो सरकार की जो पेंशन फंड हैं और जो वेल्थ के लिए जो धन इकट्ठा किया गया, उसमें अगर कोई कंपनी निवेश करती है और उस पर अगर उसको कुछ रिटर्न मिलता है, उस पर जो ब्याज मिलता है, उस पर जो लाभ मिलता है, उस लाभ को टैक्स फ्री कर दिया गया है 2030 तक। तो उस टैक्स को नहीं भरना पड़ेगा, ताकि क्या लोग आके सरकार के पास में अपने पैसे इन्वेस्ट करें। इससे क्या होगा, सरकार क्या करेगी, बुनियादी ढांचे का निर्माण, हरित प्रौद्योगिकी, ऊर्जा आदि के निर्माण में सहायता करेगी, क्योंकि सरकार के पास धन आएगा। नेक्स्ट, स्लाइस ने बेंगलुरु में अपनी पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा शुरू की। स्लाइस ने स्लाइस यूपीआई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जिसे स्लाइस सुपर कार्ड के नाम से ब्रांडेड किया गया है। यह कार्ड क्रेडिट कार्ड की कार्यक्षमता यूपीआई सुविधा के साथ जोड़ता है। कोई सदस्यता शुल्क या वार्षिक शुल्क नहीं है। स्लाइस ने भारत में पहली यूपीआई संचालित भौतिक बैंक शाखा और नकद जमा स्वीकार करने वाला यूपीआई एटीएम भी खोला है। यह पहल का उद्देश्य पूरे भारत में ऋण पहुंच को सरल और लोकतांत्रिक बनाना है। देखो एक बात समझो, यूपीआई जो है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यूपीआई का फुल फॉर्म। ये जो है ना ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा प्रदान करती है, हम सब जानते हैं। लेकिन स्लाइस नामक एक कंपनी जो है, जो यूपीआई को लेकर ऐप संचालित करती है, ये पहली कंपनी बनी है जिसने भारत में इसका भौतिक बैंक, मतलब जैसे अपन देखते हैं ना एसबीआई की बैंक की शाखा है, आपने यूपीआई में जो काम फोन पे है, फोन पे की कोई शाखा देखी है आपने? कभी नहीं होती है। कोई बैंक है फोन पे नामक? फोन पे तो एक ऐप है। लेकिन स्लाइस नामक ऐप ने अपनी पहली बैंक शाखा जो है उसका उद्घाटन किया है। और ये जो है कहाँ पर किया है? भौतिक शाखा जो नकद स्वीकार करेगी, ये जो है शाखा शुरू की है। किसने की है? स्लाइस ने। और कहाँ पर की है? तो ये बेंगलुरु में की है। तो भारत की पहली जो है यूपीआई इनेबल्ड भौतिक बैंक शाखा है, वो शुरू करने वाला कंपनी कौन सी है? तो स्लाइस है। जगह कौन सी है? तो बेंगलोर है। नेक्स्ट है, इंडसइंड बैंक ने चेन्नई में पूर्ण महिला शाखा का उद्घाटन किया। इंडसइंड बैंक जो है, इसने भारत में चेन्नई में एक ऐसी ब्रांच बनाई है जिसमें सिर्फ महिला कर्मचारी काम करते हैं। तमिलनाडु के चेन्नई में वेलमपन्नचवड़ी स्थित सविता डेंटल कॉलेज में एक पूर्ण महिला शाखा का उद्घाटन किया। बैंक में लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत ये बैंक द्वारा पूरे भारत में स्थापित की गई 12वीं पूर्ण महिला शाखा है। नई शाखा 1300 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 5 महिला बैंकिंग पेशेवरों की एक टीम कार्यरत है, जो खुदरा बैंकिंग उत्पादों की पूरी श्रृंखला प्रदान करती है। यहाँ पर क्या है, सारे कर्मचारी महिला होंगे और ये 12वीं पूर्ण महिला शाखा। इससे पहले 11 शाखाएं ये बैंक और खोल चुका है। इस शाखा का उद्घाटन किसने किया, ये भी आपके काम का नहीं है और बाकी सारी चीज़ें भी आपके काम की नहीं है। आपको ध्यान रखना है 12वीं शाखा है जिसका उद्घाटन किया है चेन्नई में। नेक्स्ट सेगमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब अपन देख लेते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। चीन जो है उसने मधुमक्खियों के लिए अल्ट्रालाइट माइंड कंट्रोल उपकरण विकसित किया है। चाइना डेवलप अल्ट्रालाइट माइंड कंट्रोल डिवाइस फॉर बीज। जुलाई 2025 में बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने 84 मिलीग्राम का एक उपकरण, दुनिया का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण पेश किया, जो मधुमक्खियों की गति को 90% तक सटीकता से नियंत्रित कर सकता है। यह उपकरण मधुमक्खी की पीठ पर चिपका होता है। ऑप्टिक लोब क्षेत्रों, मस्तिष्क के उच्च केंद्रों में नहीं डाले गए 3 सूक्ष्म इलेक्ट्रोड का उपयोग करता है और दिशात्मक उड़ान को प्रभावित करने वाले संवेदी संकेतों को उत्तेजित करता है। प्रशिक्षण समतल सतहों पर बंधी हुई मधुमक्खियों के साथ किए गए हैं, न कि मुक्त उड़ान वाली मधुमक्खियों के साथ। ये बाहरी तार वाली शक्ति पर निर्भर थी। एक पूरी बैटरी का वजन लगभग 674 मिलीग्राम होता है और ये स्वचालित उड़ान को रोकता है। देखो इस न्यूज़ का मतलब समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये एक साइंस के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसमें क्या हुआ है, चीन के कुछ लोगों ने क्या किया है,
अल्ट्रा लाइट माइंड कंट्रोल की चिप बनाई है, वो चिप जो है मधुमक्खियों पर लगा दी है। अब जो मधुमक्खियां जो है उनको कंट्रोल कर रही है मशीनें। इंसान जो है मशीन से बोलता है मधुमक्खी को इस तरफ उड़ना चाहिए तो मधुमक्खी उस तरफ उड़ने लगती है, जिस तरफ मधुमक्खी को उड़ाना चाहता है। तो पहले तो क्या होता था, मधुमक्खी के अंदर खुद का दिमाग है, वो अपने दिमाग से उड़ती थी, जहां मन करता है वहां जाती थी। अब उसके माइंड को कंट्रोल करना किसने सीख लिया है? इंसानों ने। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आने वाले कुछ समय में जो मनुष्य है उसके माइंड को भी मशीनें जो है कंट्रोल करना सीख लेगी, क्योंकि ऐसी शुरुआत होती है साइंस की। पहले पशुओं पर, पक्षियों पर आदि पर परीक्षण होते हैं, धीरे धीरे विकास होता रहता है टेक्नोलॉजी में, और टेक्नोलॉजी में विकास होने के बाद में मानव भी जो है उसके भी माइंड को कंट्रोल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने समुद्री निगरानी को मजबूत करने के लिए एक शोध परियोजना शुरू की। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने समुद्री निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 3 वर्षीय संयुक्त शोध परियोजना शुरू की है। यह परियोजना पनडुब्बियों और स्वचालित जलमग्न वाहनों का शीघ्र पता लगाने, उन पर नजर रखने पर केंद्रित है। इस सहयोग में ऑस्ट्रेलिया का रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी समूह और भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन शामिल है। बेहतर निगरानी, विश्वसनीयता, दक्षता के लिए टोड एरे लक्ष्य गति विश्लेषण को प्रमुख तकनीक है जिसकी खोज की जा रही है। यह परियोजना हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री प्रभाव का मुकाबला करने के लिए क्वाड ढांचे के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने का एक हिस्सा है। देखो, बात इतनी सी है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है हिंद महासागर क्षेत्र को साझा करते हैं। इस क्षेत्र में निगरानी करने के लिए इन दोनों ने मिलकर काम करने को लेकर एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें ये क्या करेंगे, भारत का DRDO और ऑस्ट्रेलिया का DSTG जो है ये क्या करेगा, एक इम्पोर्टेंट कोलैबोरेशन करके जो है टॉड अरे टारगेट मोशन एनालिसिस जो है इस पर जो है रिसर्च करेगा और इसको इम्प्रूव करने का काम करेगा। ये किस लिए काम आता है? ये सर्विलेंस करने के लिए काम आता है समुद्र के अंदर। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करने के लिए भारत में अग्रणी प्रयासों को मान्यता दी है। WHO रिकॉग्नाइज इंडियाज पायनियरिंग एफर्ट्स इन इंटीग्रेटिंग AI विद ट्रेडिशनल मेडिसिन। देखो, ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है? जो हमने सुना है, आयुर्वेद है, योगा है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, ये सब जो है ये ट्रेडिशनल मेडिसिन मानी जाती है। अब इन सब को जो है AI की मदद से और ज़्यादा डेवलप करने के लिए WHO ने भारत के प्रयासों की जो है तारीफ की है। पारंपरिक चिकित्सा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग का मानचित्रण शीर्षक से एक संक्षिप्त विवरण जारी किया, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा विशेष रूप से आयुष प्रणाली के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के एकीकरण में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला। यह संक्षिप्त विवरण भारत के प्रस्ताव के बाद सामने आया है। तो ये क्या है, आयुष में जो है AI का उपयोग शुरू किया जाएगा। आयुष का मतलब क्या होता है? A का मतलब है आयुर्वेद, U का मतलब है यूनानी योगा, U का मतलब है यूनानी, S का मतलब है सिद्धा, H का मतलब है होम्योपैथी। तो ये जो है 5 अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों को मिलाकर शब्द बनाया गया है आयुष, और ये है पारंपरिक चिकित्सा है। पुराने जमाने में जो चिकित्सा होती थी वो चिकित्सा है। इनमें AI को जोड़ा जाएगा, जिससे क्या है, इनका डेवलपमेंट फास्ट हो सकता है। स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म में वेवएक्स ने स्टार्टअप को AI संचालित रियल टाइम बहुभाषी अनुवाद समाधान भाषा सेतु विकसित करने के लिए आमंत्रित किया है। देखो, भाषा सेतु क्या है? भाषा सेतु जो है रियल टाइम ट्रांसलेशन सॉल्यूशन है। भाई, एक आपने कभी देखा होगा, प्रधानमंत्री जो है हिंदी में बोलते हैं, रशिया के प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, वो उसको रशियन में सुनते हैं। रशियन प्रधानमंत्री रशिया में बोलते हैं, रशियन भाषा में बोलते हैं रशिया के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री के एक ईयरफोन लगा होता है जो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता है। ये कब होता है? रियल टाइम में। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वेवएक्स एक्सेलरेटर कार्यक्रम के तहत वेवएक्स स्टार्टअप चैलेंज जो है लॉन्च किया है। इस शीर्षक है भाषा सेतु भारत के लिए रियल टाइम भाषा तकनीक जो है ये है। ये मतलब चाहते हैं कि एक चैलेंज स्टार्ट किया है कि कोई ऐसा एक जो है ऐप बनाया जाए जिससे क्या रियल टाइम जो है भाषा जो है वो चेंज हो सके। कम से कम 12 भारतीय भाषाओं को AI संचालित बहुभाषी अनुवाद, लिप्यंतरण और ध्वनि स्थानीकरण उपकरण विकसित करना इसका मकसद है। ऐसा एक टूल बनाना जो 12 भारतीय भाषाओं में आपस में चेंज कर सके। सभी स्टार्टअप के लिए खुला हुआ है, जो भी इसमें भाग लेगा उनको जो है सरकार सहायता प्रदान करेगी। तो ये हो गया अपना साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बातें। अब देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट को, जो है अपना स्पोर्ट्स अफेयर से रिलेटेड, यानी खेल से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको पता है खेल से संबंधित सवाल आते रहते हैं। पूरे महीने में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं अपन उन्हीं पे फोकस करेंगे, ताकि क्या है आप अच्छे से याद कर पाओ। क्योंकि ज़्यादा खेल के बारे में पढ़ने से क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किसमें कौन जीता था, क्या नहीं जीता था, और उससे क्या होता है कि कुछ भी याद नहीं रहता। तो इससे तो अच्छा क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लिया जाए और जो कम इंपॉर्टेंट है उसे छोड़ दिया जाए। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में ASF एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा। अब देखो, भारत जो है वो ASF एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप जो है उसकी मेजबानी करेगा। और भारत का कौन सा शहर? तमिलनाडु का महाबलीपुरम। मनोरम तटीय शहर महाबलीपुरम 3 से 12 अगस्त 2025 तक होने वाले ASF एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप को मेजबानी के लिए चुना गया है। 20 एशियाई देशों में 150 से अधिक सर्फर 4 श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हैं
ओपन पुरुष, ओपन महिला, अंडर 18 और अंडर 18 पुरुष और अंडर 18 लड़कियां। आयोजन आईची नगोया 2026 में होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए अंतिम योग्यता टूर्नामेंट के रूप में कार्य करेगा। तो ये आपको ध्यान कुछ नहीं रखना है, आपको लगना है सर्फिंग चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजन होगी, एएसएफ की महाबलीपुरम तमिलनाडु में। नेक्स्ट है मुरली श्रीशंकर ने पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट में लंबी कूद का खिताब जीता। एथलेटिक्स में मुरली श्रीशंकर ने पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट में 7.75 मीटर की छलांग लगाकर लंबी कूद खिताब जीता। ये स्पर्धा विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य स्तरीय मीट का हिस्सा है। तो आपको ध्यान रखना है मुरली श्रीशंकर किस खेल से रिलेटेड है, तो ये लंबी कूद से रिलेटेड है और इन्होंने अभी जो है सबसे लंबी छलांग लगाई 7.75 मीटर की और इसकी वजह से ये चैंपियन बने हैं। नेक्स्ट जो है पोलाक इमरे और वर्गा जोनोस मेमोरियल 2025 टूर्नामेंट में भारतीय महिला पहलवानों ने 4 पदक जीते। हंगरी के बुडापेस्ट में पोलाक इमरे और वर्गा जनोस मेमोरियल 2025 टूर्नामेंट में भारतीय महिला पहलवानों ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। अब इनके नाम आपको ध्यान रखना है। ओलंपियन अंतिम पंघाल, हर्षिता, इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके बाद में इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखना, किससे संबंधित है, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है पहलवानी से। महिला पहलवान है ये, भारत की महिला पहलवान है अंतिम पंघाल और हर्षिता। बुडापेस्ट में पोलाक इमरे वर्षा जोगोस मेमोरियल में 1 साल में चौथी और अंतिम कुश्ती रैंकिंग सीरीज है। तो ये कुश्ती हुई है जिसमें ये जीते हैं। इसके अलावा महिलाओं में 50 किलोग्राम में नीलम ने फाइनल में बेलारूसी पहलवान सेनिया स्केंड्रिच को, और नीलम जो है इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है अर्जुन एरिगेसी लॉस वेगास में फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम में पहले सेमीफाइनलिस्ट बने। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ये जो है लास वेगास जो है अमेरिका का, यहाँ पर क्रिस्टाइल ग्रैंड स्लैम में सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं और 21 वर्षीय खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान को हरा चुके हैं। तो ये जो अर्जुन एरिगेसी ये भारत के चेस के प्लेयर हैं और ये चेस के ग्रैंड मास्टर हैं। AR हरिकृष्णन भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर बने। भारत के जो लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर है वो है AR हरिकृष्णन, ये भी चेस के 27वें ग्रैंड मास्टर है, 87वें ग्रैंड मास्टर है भारत के। नेक्स्ट है साक्षी, जैस्मिन और नुपुर ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व मुक्केबाजी कप में भारत ने जीते 11 पदक। विश्व मुक्केबाजी कप जो है इसमें जो है भारत ने 11 पदक जीते हैं। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने दूसरे विश्व मुक्केबाजी कप में उल्लेखनीय सफलता हासिल की और 3 स्वर्ण पदक जीते और टोटल 11 मेडल जीते हैं। महिलाओं में साक्षी, जैस्मिन, इन दोनों ने मिलकर जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। महिला में 80 किलोग्राम में नूपुर जो है इसने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो नूपुर, साक्षी और जैस्मिन जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो मुक्केबाजी से संबंधित हैं। 3 गोल्ड, 5 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल कितने हुए 5 और 3 8, 8 और 3 11 मेडल जीते हैं। इसके अलावा जुगनू, पूजा रानी, हितेश गुलीमा और अविनाश जामवाल जो है ये भी जो है पदक विजेता रहे हैं। चेल्सी ने PSG पर 3-0 से जीत के साथ ऐतिहासिक पहला फीफा क्लब विश्व कप खिताब जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट। फुटबॉल में फीफा कप होता है, उसमें चेल्सी फुटबॉल क्लब ने न्यू जर्सी मेटलाइफ स्टेडियम में एक शानदार फाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन को हराकर पहला फीफा क्लब विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है। कॉल पामर स्टार बन गए हैं। उन्होंने 8 मिनट में 2 गोल किए और हाफ टाइम से पहले ही जोआओ पेड्रो को तीसरे गोल करने में मदद की है। तो आपको तो बस ध्यान रखना है चेल्सी फुटबॉल क्लब जो है इसने जीता है फीफा वर्ल्ड कप। जेनिक सिनर ने विंबलडन 2025 में पहला खिताब जीता। वेरी इंपॉर्टेंट। जेनिक सिनर कौन है, तो जेनिक विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जेनिक सिनर ने लंदन में ऑल इंडियन क्लब में अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है। इन्होंने क्या एक रोमांचक फाइनल में चैंपियंस कार्लोस अल्कराज को हरा दिया है और ये जो है विंबलडन जो है जीतने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ये एक टेनिस प्रतियोगिता है। कौन सी, टेनिस। देखो ये कुछ विनर्स हैं और इनका प्रमुख आयोजन है। देखो जेनिक सिनर, अल्कराज को हराया इन्होंने। महिला में इवा स्वेटक ने जीता है। अम्बांडा अनिसिमोवा को हराया है। पुरुष युगल में जूनियल कैस ने रिंकी हेरिजटा को हराया है। ये सारे नाम है। आपको तो बस एक नाम याद रखना, इतने आप याद नहीं रख पाओगे, इसलिए आप पुरुष एकल का ध्यान रखना। जेनिक सिनर कार्लोस अल्कराज को हराकर। फिर इटली ने पहली बार ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। देखो क्रिकेट में इटली ने पहली बार ICC T20 पुरुष विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। इटली के साथ नीदरलैंड भी इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई किया है। ये आपके इतना काम का नहीं है।
इसको मैं हटा देता हूँ, आपके काम की ये न्यूज़ है नहीं। भारत ने मेरठ छावनी स्थित रिमाउंट वेटरनरी कोर सेंटर एंड कॉलेज में अपना पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट स्थापित किया है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था नेशनल न्यूज़ में। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व पुरुष ओपन में स्वर्ण पदक जीता। वेरी इंपॉर्टेंट, हरविंदर सिंह जो है भारत में एशियाई पैरा तीरंदाजी के प्लेयर है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बीजिंग में जो है एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप चल रही थी, उसमें जो है स्वर्ण पदक जीता है हरविंदर सिंह ने, और ये रिकर्व पुरुष ओपन में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। थाईलैंड को हराकर इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने AFC महिला एशिया कप के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया। AFC वुमेन एशिया कप जो है उसमें भारत जो है क्वालिफाई हो चुका है, और ये 700वें वर्षगांठ पर आयोजित किया गया, दोनों टीमें बराबर अंकों के साथ। तो यह आपके काम का नहीं है इतना, तो बस आपको ध्यान रखना है भारत ने आयोजन जो है 22 वर्षों में भारत पहला क्वालिफिकेशन है। पिछली बार 2003 में ये हुआ था, और ये जो है 22 सालों बाद भारत इसमें क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट है विश्व चैंपियन डी गुकेश ने क्रोएशिया के जोग्रेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 में रैपिड खिताब जीता। देखो डी गुकेश कौन से खेल से संबंधित है? ग्रैंड मास्टर है शतरंज के। इन्होंने क्रोएशिया में जोग्रेब में 2025 में ग्रैंड शतरंज टूर के रैपिड और ब्लिट्स टूर्नामेंट में रैपिड खिताब जीता है। ये 19 वर्ष के हैं मात्र, और ये विश्व के विजेता बन चुके हैं। सुधांशु मित्तल पुनः भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष चुने गए। भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो सुधांशु मित्तल है, ये आपको ध्यान रखना है। बस ये एक नाम ही ध्यान रखना है, सुधांशु मित्तल कहाँ के हैं? खो खो महासंघ के अध्यक्ष, भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष हैं। अब अपन नेक्स्ट न्यूज देखते हैं डिफेंस से संबंधित, यानी रक्षा और प्रतिरक्षा से संबंधित क्या क्या न्यूज है। भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइलों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। रक्षा मंत्रालय ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी और अग्नि 1 के सफल परीक्षण को पुष्टि की है। इन परीक्षणों ने सामरिक बल कमान के अंतर्गत सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को प्रमाणित किया है। मिसाइल परीक्षणों से कुछ समय पहले ही भारतीय सेना ने लद्दाख में स्वदेशी रूप से विकसित आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। आकाश प्राइम प्रशिक्षण सेना वायु रक्षा कोर द्वारा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के सहयोग से की गई है। आकाश प्राइम हथियार प्रणाली में स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रिक्वेंसी, बस कुछ ध्यान नहीं रखना है, पृथ्वी, अग्नि और आकाश किसने बनाई है? तो DRDO ने बनाई है। भारत ने 100 किलोमीटर मारक क्षमता वाली अस्त्र वायु से वायु मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ध्यान रखना, अस्त्र क्या है ऐसा पूछा जा सकता है। यह 100 किलोमीटर मारक क्षमता वाली वायु से वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। एयर टू एयर मिसाइल है ये। एयर टू एयर मिसाइल क्या होती है कि ये जो है हवाई जहाज में मिसाइल लगाई जाती है, किसी एयरक्राफ्ट में मिसाइल लगाई जाती है और एयरक्राफ्ट से एयरक्राफ्ट को मारने में काम आती है, तो इसलिए इसको कहते हैं एयर टू एयर या हवा या वायु से वायु में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली। ये भारतीय वायुसेना के पास में दी गई है और इसको बनाया किसने? DRDO ने। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने बनाई है। ये जो है टेस्ट फायर द इंडिजीनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसको बोलते हैं BVRAAM, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब जहाँ से दिखाई नहीं देता है उससे आगे। ये जो है उड़ीसा के तट पर सुकोई 30 MK-31 जो है इसके द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। ये DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रणाली जो है इसकी वजह से चर्चित रही है। फिर है नेक्स्ट, DRDO ने भारतीय नौसेना को 6 स्वदेशी विकिरण निगरानी प्रणालियां सौंपी है। DRDO ने भारत की नौसेना को 6 स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई विकिरण निगरानी प्रणालियां जो है औपचारिक रूप से सौंप दी है। विकिरण इंडिजीनियसली डेवलप्ड रेडिएशन मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये क्या करेगा कि रेडिएशन को समझने में काम करेगा। वितरित की गई प्रणालियों में ग्रास गामा विकिरण हवाई निगरानी प्रणाली, EVS पर्यावरण निगरानी वाहन, VRCMS वाहन रेडियोलॉजिकल संदूषण निगरानी, ये सब निगरानी के अलग अलग प्रकार है। तो बस निगरानी करने के 6 वाहन जो है नौसेना को दिए, DRDO ने दिए हैं। नेक्स्ट, NCC ने सेवा नेतृत्व और युवा प्रशिक्षण के 70 वर्ष पूरे किए। NCC जो है इसने अपने 77 ईयर्स कंप्लीट कर लिए। 15 जुलाई को स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय कैडेट कोर, NCC का पूरा फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स, राष्ट्रीय कैडेट कोर। ये जो है इसकी 77वीं वर्षगांठ बनाई गई है। NCC का उद्घाटन देश के युवाओं में चरित्र, भाईचारा, सेवा और आदर्श की नेतृत्व क्षमता को विकसित करने के लिए किया गया है। NCC क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल कैडेट कोर है। ये क्या करती है? बच्चों में जो है सेना के गुण, अनुशासन आदि डेवलप करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है। ये स्कूलों के माध्यम से बच्चों को हायर करती है और उनके साथ में गर्ल्स डिवीजन भी इसका 1950 में शुरू कर दिया गया था और ये नेशनल लेवल पर कार्य करती है NCC।
भारतीय नौसेना ने वार्षिक सुरक्षा समीक्षा 2025 आयोजित की, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की जो नेवी है उसने अपनी वार्षिक सुरक्षा समीक्षा जो है उसको आयोजित किया है। भारतीय नौसेना ने दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में, ये कोच्चि में आयोजित की गई, जो 2 से 3 जुलाई को हाइब्रिड प्रारूप में व्यक्तिगत और आवासीय दोनों तरह की भागीदारी के साथ आयोजित की गई। तो ये एक मीटिंग जो है वो की हर साल की जाती है। इंडियन नेवी कंडक्ट्स एनुअल सेफ्टी रिव्यू, कि भाई सेफ्टी के लिए सारे काम बराबर चल रहे नहीं कर रहे, इसका रिव्यू किया गया है। ये कहाँ पर आयोजित हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हुई है, ये हुई है अपने कोच्चि में, केरला के राजधानी कोच्चि में, सॉरी केरला का शहर है कोच्चि, राजधानी तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट न्यूज है, सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया नौसेना में लड़ाकू पायलट के रूप में प्रशिक्षित होने वाली पहली महिला बनी है। आस्था पूनिया नामक एक महिला है जो नौसेना में जो लड़ाकू पायलट होते हैं, जो लड़ाकू विमान उड़ाते हैं, उनको उड़ाने वाली पहली प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली व्यक्ति बन गई है, महिला बन गई है आस्था पूनिया। इसने मिग 29 के या राफेल एम लड़ाकू विमान को उड़ाने की योग्यता प्राप्त कर ली है। इस वजह से ये पहली ऐसी महिला बन चुकी है। नेक्स्ट है अवार्ड एंड ऑनर्स, प्रमुख उपाधियां और पुरस्कार। पहला है संसद रत्न पुरस्कार 2025, वेरी इंपॉर्टेंट। संसद रत्न पुरस्कार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार जुलाई 2025 में नई दिल्ली में 15वें संसद रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए। 18वीं लोकसभा में शानदार प्रदर्शन के लिए 17 सांसदों और 2 संसदीय स्थायी समितियों को सम्मानित किया गया। लगातार 3 कार्यकालों में लगातार योगदान को मान्यता देने के लिए विशेष जूरी पुरस्कार भर्तृहरि महताब, NK प्रेमचंद्रन, सुप्रिया सुले और श्रीरंग अप्पा बारने को प्रदान किया गया है। आपको नाम ध्यान रखने किन किन को दिया गया है। ये 3 सांसद हैं जिनको भर्तृहरि महताब, NK प्रेमचंद्रन, सुप्रिया सुले और श्रीरंग अप्पा बारने, इन सबको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें 17 सांसद हैं, इसमें सुप्रिया सुले महाराष्ट्र से 7 लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से 2 व्यक्ति हैं, नाम ध्यान रखने आपको, एक तो रवि किशन और एक प्रवीण पटेल। इन दोनों को सांसद रत्न अवार्ड से नवाजा गया है, रवि किशन और प्रवीण पटेल। संसदीय समितियों में 2 समितियों को अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है वर्षा देश पांडे को 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार मिला, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्षा देश पांडे नाम याद रखेंगे आप, इनको अवार्ड मिला कौन सा, UN पॉपुलेशन अवार्ड। ग्रास रूट वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट वर्षा देशपांडे, फाउंडर ऑफ दलित महिला विकास मंडल, रिसीव द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड इन द इंडिविजुअल कैटेगरी प्रेजेंटेड एट द UN हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अ पायनियर इन championing gender justice for over 35 years, she was led campaign against child marriage, discrimination and gender biased sex selections using legal literacy, community advocacy and vocational empowerment for Dalit women। ये जो है दलित महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रही है महिला, इनका नाम है वर्षा देशपांडे और इन्हीं को इस साल का जो है UN जनसंख्या अवार्ड जो है दिया गया है। दलित महिला विकास संगठन जो है मंडल जो है इन्होंने बनाया है। 1990 में स्थापित उनके संगठन ने संयुक्त आपत्ति अधिकारों पर पहुंच को बढ़ावा दिया है। यह संस्थागत पुरस्कार वैश्विक स्तर पर जनसंख्या विज्ञान और नीति के योगदान के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या वैज्ञानिक अध्ययन संघ को भी प्रदान किया गया है। देखो ये तो इंडिविजुअल का 2 जनों को मिलता है, एक तो किसी संस्था को मिलता है, एक इंडिविजुअल को मिलता है। इंडिविजुअल में तो मिला है वर्षा देशपांडे को और संस्था के रूप में मिला अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या वैज्ञानिक अध्ययन संघ। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान प्रतीकात्मक ब्यूनस आयरस शहर की चाबी से सम्मानित किया गया। ब्यूनस आयरस शहर की चाबी जो है विशेष रूप से सम्मान है कि आप ब्यूनस आयरस में आने वाले जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनको सम्मान के रूप में उस जो है उसकी चाबी प्रदान की जाती है, तो ये दी गई है नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना में ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया। आपसे पूछा जा सकता है किस देश का सबसे बड़ा सम्मान है ऑर्डर ऑफ द स्टार, तो घाना का। प्रधानमंत्री मोदी को अक्रा में एक राजकीय भोज, देखो अक्रा क्या है, अक्रा घाना की राजधानी, घाना एक दक्षिण अफ्रीका का देश है। घाना का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड ऑर्डर ऑफ द स्टार जो है वो दिया गया है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला है। देखो ऑर्डर ऑफ स्टार मिला है घाना का, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो जो है ये मिला है त्रिनाद और टोबैगो द्वारा। त्रिनाद और टोबैगो जो है वेस्ट इंडीज के कुछ देश हैं, वेस्ट इंडीज जो अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो है कैरेबियन सागर में स्थित है, तो ये त्रिनाद और टोबैगो ने इनको सम्मानित किया है। फिर प्रधानमंत्री को नामीबिया का भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। नामीबिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे प्राचीन वल्वीचिया मिराबिलिस के प्रतिष्ठित आदेश से सम्मानित किया गया है
किसको किया गया है? नरेंद्र मोदी को। फिर SRN मेहता स्कूल ने नासा प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया। SRN मेहता जो है CBSE स्कूल कुलबर्गी जो है ये कर्नाटक की एक स्कूल है, इसने अंतरिक्ष निपटान डिजाइन प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया। नासा ने एक प्रतियोगिता चलाई थी जिसमें इसको स्पेस सेटलमेंट डिजाइन तैयार करना था, उस कॉन्टेस्ट में ये फर्स्ट रैंक पर रही है। SRN मेहता स्कूल ऑफ कुलबर्गा। शरण कुमार लिम्बाने को चिंता रविंद्रन पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया। शरण कुमार लिम्बाने ऑनर्ड विथ चिंता रविंद्रन अवार्ड। प्रसिद्ध मराठी लेखक, देखो शरण कुमार लिम्बाने क्या है? मराठी लेखक हैं और आलोचक हैं। शरण कुमार लिम्बाने को साहित्य और सामाजिक विमर्श के लिए प्रभावशाली योगदान के लिए चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 दिया गया है। यह नकद पुरस्कार जो है एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह के साथ में दिया गया है। लिम्बाने को दलित पहचान, समानता और मानवाधिकारों पर लेखन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है वेदाचलन को तमिल विक्की सूरन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तमिल विक्की सूरन पुरस्कार जो है अनुभवी पुरातत्वविद जो पुरातत्व की जानकारी रखते हैं उनको जो है दिया गया है। वेदाचलम को मदुरई में तमिल विक्की सूरन पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो पुरातात्विक और अभिलेखीय अनुसंधान में उनके 51 वर्षों के योगदान के लेकर दिया गया है। नेक्स्ट, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ को हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कल्याण श्रेष्ठ को काठमांडू में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार दिया गया। ये जो है मुख्य न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, ये जो है नेपाल के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 जो है जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कटक में आयोजित समारोह के दौरान प्रसिद्ध उड़ीसा कवि आदि कवि सरला दास की 600वीं जयंती के अवसर पर प्रतिष्ठित कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। सरला साहित्य संसद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में महाभारत के ओडिया संस्करण की रचना और क्षेत्रीय साहित्य समृद्ध बनाने में सरला दास के योगदान को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधान को शैक्षिक सुधारों, स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए ये जो है उड़ीसा और उसके बाहर मातृभाषा शिक्षा को बढ़ावा देने और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित किया जाने वाला पुरस्कार है कलिंग पुरस्कार, जो उड़िया भाषा के सम्मान में दिया जाता है। ये दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। सुहानी शाह FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली भारतीय महिला बनी। सुहानी शाह भारत की एक जादूगर है जिसको जादूगरों का जो है ऑस्कर जो है FISM 2025 में जीतने का मौका मिला है और ये विनर रही है। इसमें इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेशन जो है वो है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से संबंधित। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और कौन कौन से रेजिग्नेशंस हुए हैं। देखो, विलियम ग्रांट एंड सन्स इंडिया ने कार्तिक महिंद्रा को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो कोई ज़्यादा काम की न्यूज़ नहीं है ये, इसको आप छोड़ दोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट है लॉरियल ने जैक्स लेबल को भारत में अपना नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया। लॉरियल एक ब्रांड है जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, तो उसका जो है जैक्स लेबल को अपना प्रबंधक बनाया, ये भी आपके काम का नहीं है। राष्ट्रपति राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने 5 नए सदस्य को शपथ दिलाई है। मैंने आपको बता दिया था नॉमिनेशन कैसे होता है। मीनाक्षी जैन, C सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला, इन सबको जो है सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे पहले, उन्होंने जो है स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। अब देखो, ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने का प्रावधान किसमें? तो संविधान के आर्टिकल 67A में है। किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को। तो ये आपस में एक दूसरे को इस्तीफा दे सकते हैं। तो धनखड़ ने दे दिया है। तो आपको ध्यान रखना किसको दे सकते हैं और कौन सा आर्टिकल है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो भारत में राज्यसभा का पद है, सभापति भी होता है, मतलब उपसभापति उपराष्ट्रपति जो भी होगा वो भारत की राज्यसभा का सभापति ऑटोमेटिक बन जाएगा। फिर साहिल किनी RBI इनोवेशन हब के CEO नियुक्त। RBI इनोवेशन हब जो है उसका नया CEO बनाया गया है साहिल किनी को। ये इंपॉर्टेंट है। किनी सेतु के सह संस्थापक है जो बेंगलुरु स्थित एक API फिनटेक है, या IIT मद्रास के पूर्व छात्र रह चुके हैं। इन्होंने जो है RBI का जो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है इसके CEO बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं साहिल किनी। नेक्स्ट, भारतीय मूल के सईब खान को एप्पल का मुख्य परिचालन अधिकारी यानी COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है। किसको बनाया गया है? साहिब खान
को किसने बनाया? एप्पल का। फिर COAI ने अभिजीत किशोर को अध्यक्ष और राहुल वत्स को उपाध्यक्ष बनाया है। COAI क्या है? सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने जो है अभिजीत किशोर को अपना अध्यक्ष बनाया है और ये वोडाफोन इंडिया के जो है अध्यक्ष रह चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोवा और हरियाणा के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति धनखड़ की बात और दूसरी है नए राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर। आपसे किसी भी राज्य के राज्यपाल का नाम भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा और गोवा में नए राज्यपालों और लद्दाख में उपराज्यपाल की नियुक्ति की है। पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री पुष्पापति अशोक गजपति राजू जो हैं, इनको गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख कविंद्र गुप्ता। देखो अब समझो राज्यपाल और उपराज्यपाल में अंतर क्या होता है। देखो भारत जो है वो कई राज्यों का समूह है, तो राज्य जो होता है उनका प्रमुख होता है राज्यपाल। अब भारत में कुछ राज्यों के अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहां पर उपराज्यपालों का नियुक्त किया जाता है। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उपराज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, वहां पर उपराज्यपाल जो होता है उस केंद्र शासित प्रदेश का जो है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रशासक होता है। सबसे फर्स्ट कौन होता है? सर्वोच्च जो नागरिक होता है उसका वो कौन होता है? राष्ट्रपति, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का, क्योंकि उस पर अधिकार किसका होता है? केंद्र का। तो यहां पर उपराज्यपाल बनाया जाता है, राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट है रियर एडमिरल वी गणपति ने पुणे स्थित सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया। ये भी आपके काम की न्यूज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। केशवंत रामचंद्रन जो है आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए। केशवंत रामचंद्रन जो है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी कि डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है बनाए गए हैं। इससे पहले ये जोखिम निगरानी विभाग में प्रधान मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे थे। इन्होंने मुद्रा प्रबंधन के रूप में कार्य किया है। इन्होंने 5 वर्ष से अधिक समय तक केनरा बैंक बोर्ड के लिए भी काम किया है। ये इनकी प्रमुख इंपॉर्टेंट जो कार्य किए वो है, लेकिन अपने को तो ये एक न्यूज़ ही ध्यान रखनी है। केशवंत रामचंद्रन आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशवंत रामचंद्रन। संजोग गुप्ता जो है इनको आईसीसी सीईओ टू टेक चार्ज विथ इमीडिएट इफेक्ट। आईसीसी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, इसके नए सीईओ किसको बनाया गया है? संजोग गुप्ता को, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके प्रेसिडेंट कौन है? आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन तो है जय शाह, लेकिन इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो संजोग गुप्ता। नाम याद रखना है, संजोग गुप्ता जो है फर्स्ट आईसीसी के सीईओ हैं। आपसे आईसीसी का सीईओ कौन है ऐसा करके पूछा जा सकता है और ऑप्शन ए दे दिया जाएगा जय शाह। आपको ध्यान रखना वो वहां के चेयरपर्सन है, अध्यक्ष है, और जो सीईओ है वो है संजोग गुप्ता। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन। अब जो है नया जो है सेक्टर है वो है इंडेक्स और रिपोर्ट से संबंधित। तो अभी हम आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में। सबसे फर्स्ट जो है इंपॉर्टेंट इंडेक्स में रिपोर्ट्स में एक है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS इसको कहते हैं, और इसका मंथली बुलेटिन जो है वो जून 2025 में जारी हुआ। जून 2025 का जो मंथली बुलेटिन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट निष्कर्ष थे। उसमें एक था 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में श्रम बल भागीदारी दर जून 2050 के दौरान 54.2% थी, जबकि मई 2025 के दौरान यह 54.8% थी। तो भारत में जो है आवधिक श्रम बल भागीदारी जो है, मतलब श्रमिक कितने हैं जो कि वर्कफोर्स में है, तो वो है 54.8%, 54.2%। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। श्रम बल सर्वेक्षण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की ये रिपोर्ट है। बाकी सारी रिपोर्ट्स आपको इतनी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा ही कम है। फिर इसमें और भी अनुपात दिए हुए, जैसे श्रमिक जनसंख्या अनुपात दिया हुआ है। तो अपन को समझना है कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात होता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है 53.3%। डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात होता है कि पूरी जनसंख्या में से कितने लोग ऐसे हैं जो श्रम करने का इच्छा रखते हैं। उतने लोग जो श्रम करते हैं वो नहीं, वो जो श्रम करने की इच्छा रखते हैं वो सारे श्रमिक कहलाते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो है HDFC बैंक चीफ शशिधर जगदीशन जो है वित्त वर्ष 25 में भारत के सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले बैंकर हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले बैंकर कौन हुए हैं? तो HDFC बैंक के प्रमुख जो है शशिधर जगदीशन जो है वो जो है सबसे ज़्यादा जो है बेस्ट पेड बैंकर
ऑफ 2025 बने हैं। नेक्स्ट है जेप्टो के सह संस्थापक एवेंडस वेल्थ हुरून इंडिया की 30 वर्ष के कम से कम आयु की सूची में शीर्ष पर। देखो एवेंडस वेल्थ हुरून इंडिया जो है, ये जो है वेल्थिएस्ट लोगों की लिस्ट जारी करती है, उसमें 30 यंगेस्ट लोगों की लिस्ट में जो है जेप्टो के को फाउंडर जो हैं वो शामिल हो गए हैं। एवेंडस वेल्थ हुरून इंडिया ने अपनी सूची जारी की है जिसमें 30 वर्ष से कम आयु के 79 होनहार उद्यमियों को शामिल किया गया है। जेप्टो के सह संस्थापकों ने केवल्य वोहरा जो हैं और आदित्य पलचा ने पहली एडवेंटस वेल्थ हुरून इंडिया U30 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो आपको ध्यान रखना है केवल्य वोहरा के बारे में। सबसे कम उम्र के महिला उद्यमों में जो है 28 वर्षीय देविका धोपल जो है ये रही है नंबर 1 पर महिलाओं में। फिर फोर्ब्स ने 2025 में 50 सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची जारी की है। फोर्ब्स अनवेल 50 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन्स लिस्ट। फोर्ब्स जो है एक दुनिया की वेल्थीएस्ट उद्यमियों वगैरह की लिस्ट जारी करने वाली एक पत्रिका है। तो फोर्ब्स हैज रिलीज इट्स 2025 रैंकिंग टू द वर्ल्ड्स 50 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन। चाइना एंड हांगकांग हैव द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन विद 18 वुमेन्स ऑन द लिस्ट। चाइना के लोग सबसे ज़्यादा इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं टॉप 50 में। The United States follow with 16 women featured. The group include women from 13 countries across the continents. Collectively, they hold about 276 billion in wealth, averaging 5.5 billion each. The minimum net worth to qualify for the list is 2.1 बिलियन। तो इस लिस्ट में जो है 2.1 बिलियन से ज़्यादा के जो अगर कोई व्यक्ति हैं तो उसको इस लिस्ट में जारी नाम दिया गया। उसमें सबसे ज़्यादा जो है चाइना के लोग शामिल हुए हैं। उनकी संपत्ति 14 उद्योगों में फैली हुई है। इसमें जो है भारत की जो है बैंकर फाल्गुनी नायर जो है इनको जो है सबसे सर्वोच्च स्थान मिला है। ये जो टॉप 5 लोग हैं इनके नाम आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, भारत के आपको नाम ध्यान रखना है और वो कौन है, बैंकर फाल्गुनी नायर। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया में रिकॉर्ड टीकाकरण कवरेज हासिल किया। भारत नेपाल प्रगति में अग्रणी। WHO यूनिसेफ। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड जो है इसने मिलकर एक लिस्ट जारी की है जिसमें साउथ एशिया अचीव रिकॉर्ड इम्यूनाइजेशन कवरेज। इंडिया नेपाल लीड प्रोग्रेस। देखो इंडिया और नेपाल जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस करें इम्यूनाइजेशन में। इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण। तो यूनिसेफ और WHO जो है इसने दक्षिण एशिया में 2024 तक बच्चों को अब तक का सर्वोच्च टीकाकरण कवरेज हासिल कर लिया है। भारत ने शून्य खुराक वाले टीकों की संख्या जो है 43% की कमी आई है। पाकिस्तान में 87% अब तक का सर्वोच्च DTP3 कवरेज दर्ज किया है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे अच्छा रिकॉर्ड किसका है, तो भारत का रिकॉर्ड सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2026। दिल्ली दुनिया के सबसे किफ़ायती शहर, मुंबई शीर्ष 100 में। देखो ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। QS बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज़ जो है 2026 जो है रैंकिंग जारी की गई। उसमें बताया गया है कि बच्चों के लिए रहने के लिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए रहने के लिए सबसे अच्छी सिटी कौन सी है। तो 2026 में दिल्ली को जो है दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर यानी कि दिल्ली जो है हैज़ बीन नेम्ड एज द मोस्ट अफोर्डेबल सिटी स्टूडेंट सिटी इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में नंबर 1 अफोर्डेबिलिटी में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कौन सी सिटी है, दिल्ली सबसे अफोर्डेबल सिटी है। मुंबई जो है वो शीर्ष 100 में आता है। बेंगलुरु और चेन्नई भी अपनी समग्र रैंकिंग में इसने सुधार किया है। क्वेस्ट जो है वो क्वार्टरली साइमंड्स के अनुसार मुंबई विश्व स्तरीय पर 98 स्थान पर है। भारतीय शहर बनकर उभरा है जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 स्थानों में महत्वपूर्ण छलांग है। दिल्ली 7 स्थान चढ़कर 104वें स्थान पर पहुंच गया है। किफायती श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये 2026 में विश्व स्तर के सबसे सस्ता छात्र शहर बन गया है। भारत का सबसे सस्ता शहर कौन सा है, दिल्ली। और विश्व का सबसे सस्ता शहर कौन सा है, तो सियोल दक्षिण कोरिया का शहर सबसे सस्ता सबसे अफोर्डेबल शहर है। नीति आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया। देखो नीति आयोग जो है वो एक सूचकांक जारी करता है, एक इंडेक्स जारी करता है जिसका नाम है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, SDG इंडेक्स। अब जो SDG इंडेक्स है उसकी प्रगति जो है, SDG है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। वैसे गोल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हमने समझ लिया था कि ऐसा डेवलपमेंट जो सतत हो, जो निरंतर चलता रहे। दूसरी पीढ़ी की जो संसाधन है उसको कम करने की बजाय उनके लिए भी संसाधनों की पुनर्प्राप्ति रखते हुए अगर विकास होता है तो वो होता है सतत विकास। तो इसी सतत विकास को ध्यान में रखते हुए SDG
इंडेक्स निकाला जाता है नीति आयोग के द्वारा। अब ये नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स निकालती है, साथ साथ एक और इंडेक्स निकालती है जिसका नाम है एसडीजी इंडेक्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है वहाँ पर जो है क्लाइमेट अलग है, वहाँ के लोग अलग है, वहाँ की जनसंख्या वगैरह बाकी सारी चीज़ों में उनकी जो प्रतिबद्धता है वो अलग है। तो उस वजह से जो है उनके लिए एक अलग से इंडेक्स निकाला जाता है नीति आयोग द्वारा। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की दूसरा संस्करण जो है वो जारी किया। नीति आयोग के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के अग्रणी के रूप में स्वीकृत 8 पूर्वोत्तर राज्यों के जिलों का हिस्सा 62% से बढ़कर 85% हो गया। एक अग्रणी जिले को 65 से 99 के बीच एसडीजी सूचकांक स्कोर वाले के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि 50 से 64 के बीच का स्कोर एक जिले को निष्पादक के रूप में वर्गीकृत करता है। देखो इसमें जो है 2 टाइप से जिलों को बांटा गया है। अगर एसडीजी इंडेक्स में अगर कोई जिला जो है उसकी जो स्कोर है वो 65 से 99 तक है तो वो है फ्रंट रनर, और अगर 50 से 64 तक है तो वो आता है परफॉर्मर के अंतर्गत। मिजोरम का हतियाल जिला जो है 81.4 अंकों के साथ सर्वोच्च स्थान पर आए। नाम ध्यान रखना, मिजोरम का हतियाल डिस्ट्रिक्ट। ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये अपने इतने ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। बाकी इस सूचकांक को इंडेक्स को कौन निकालता है तो नीति आयोग जारी करता है, ये भी ध्यान रखना है। ये 17 सतत विकास लक्ष्य जो है उनका जिला स्तरीय मूल्यांकन करता है। इसमें नवीनतम संस्करण में 131 में से 121 जिलों को ट्रैक करता है जो 92% को कवर करता है। इस संस्करण में 84 संकेतक शामिल किए गए जिसका डेटा केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो है एसीआई वर्ल्ड 2025 रिपोर्ट। एसीआई ने जो है अपनी वर्ल्ड 2025 रिपोर्ट निकाली है। तो कोई पूछे वर्ल्ड 2025 रिपोर्ट किसने निकाली है तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटाबेस सेट का 2025 संस्करण जारी किया, जिसमें 2024 के लिए वैश्विक हवाई अड्डा रैंकिंग का विवरण दिया गया है। इस डेटा सेट में 185 से अधिक देशों के क्षेत्रों को 2800 से अधिक हवाई अड्डों के बारे में जानकारी है। 2024 में विश्व यात्री यातायात 9.4 बिलियन से अधिक हो गया था। शीर्ष 20 हवाई अड्डों में 1.54 बिलियन यात्रियों का आवागमन किया, जो वैश्विक यातायात का 16% है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली है ये दुनिया का 9वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक रहा, जो 2023 में 10वें स्थान पर था। वेरी इंपॉर्टेंट, इस रैंकिंग में जो सबसे ज़्यादा व्यस्ततम हवाई अड्डा है भारत का वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, जो 9th रैंक पर है ऑल वर्ल्ड में। दुबई का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो एक बार फिर फर्स्ट नंबर पर रहा है। फर्स्ट नंबर पर कौन सा रहा है तो दुबई का हवाई अड्डा फर्स्ट नंबर पर रहा है। और भारत का फर्स्ट कौन है तो दिल्ली का हवाई